हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो जो रहने वाला है वो आपका बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स पर बेस्ड रहने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट नॉन मेजर डीएससी का जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च यानी शैक्षिक अनुसंधान का परिचय। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हिंदी मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने रैंडमली पिक नहीं करे हैं, ठीक है, रैंडमली इन क्वेश्चंस को नहीं उठाया है हमने, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर ही केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं। अगर आप सभी ने ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आराम से अच्छे से समझ लिए, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके एग्जाम का जो 80 से 90% का जो पार्ट है वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो को देखने की फिर आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए स्पेशल गिव अवे, ठीक है, आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल गिव अवे, जिसके अंदर वीडियो के अंदर मैं आपसे बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जो आपके इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और जिस भी स्टूडेंट ने उन 3 क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्टली दिया, हमें कमेंट में करा, तो उन 3 लकी विनर्स को मिलने वाला है फ्री नोट्स हमारी तरफ से, ठीक है। तो ये जो विनर निकलेंगे, निकलते के साथ ही हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल पाए कि 3 लकी विनर्स वो कौन से थे और किन्हें ये जो नोट्स है वो मिले हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको ये वीडियो जो है वो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि किसी भी मोमेंट पर गिव अवे का क्वेश्चन आ सकता है, और सबसे बेस्ट बात ये कि हमारे जितने भी लेक्चर्स रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, ठीक है। 100% फ्री वीडियो सीरीज हमारी रहती है। लेकिन अगर आपको इन लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए हैं तो आप सभी उनको परचेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ पे अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बीए प्रोग्राम, बीकॉम, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे सभी कोर्सेज मेंशन है, और सभी कोर्सेज के आपके जो नोट्स है वो मेंशन करे हुए हैं वेबसाइट पे। और ये जो नोट्स रहने वाले हैं हमारे पेड नोट्स रहने वाले हैं, जिनका प्राइस रहने वाला है स्टूडेंट फ्रेंडली एकदम, ठीक है। स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस रखा है हमने ओनली 50 रुपीज़, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मस्ट बेटर बनाने के लिए इन नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इन नोट्स को परचेज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे जो जितने भी फ्री लेक्चर्स हैं उनको देख के भी अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकर आए हैं हम 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, एग्जामिनर क्या करता है, स्टूडेंट्स के साथ कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए उसी प्रश्न को ना वो घुमा के दे देता है, ठीक है। मतलब दूसरे तरीके से पूछा जाता है एक प्रश्न को। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को इतना स्मार्टली प्रिपेयर करना है, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को, एग्जाम प्रिपरेशन को इतने अच्छे से करना है कि चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी पूछे, आपका ये वीडियो देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप आराम से जो आपका जो एग्जाम है ना उसमें 90+ स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेकर आए हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है ना, इस चीज को ध्यान में रख के हो रही है कि आप 10 क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप 20 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किस तरीके से पूछा जा सकता है, हमने उसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। क्योंकि जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे फिर वो पढ़ते ही रह जाते हैं, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़िए, सारी चीजें पढ़िए, ठीक है। लेकिन हमें टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को कवर करना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो ये रहने वाला है, जैसा अभी हमने आपको सभी को पता ही है, हमारे जो चैनल पे सीरीज चल रही थी वो चैप्टर वाइज चल रही थी। तो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च के जितने भी हमारे चैप्टर थे, ठीक है, जितनी भी वीडियोस थी, हमने इस पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ा था, चैप्टर वाइज सभी नोट्स को हमने डिस्कस करा था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्वेश्चन वाइज आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाले हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप, हम कह सकते हैं कि अगर आप वो नोट्स वाली वीडियोस भी देख लेते हैं या ये वीडियो भी देख लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपको एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो सब्जेक्ट रहने वाला है बहुत ईजी है, इजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे रहने वाला है वो ये है कि शैक्षिक अनुसंधान की किन्हीं दो विधियों की
उदाहरण व्याख्या कीजिए। या फिर एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि शैक्षिक अनुसंधान में उपयुक्त प्रमुख विधियों की तुलना कीजिए। यानी हमें बतानी यहाँ पे सारी विधियां ही हैं, चाहे एग्जामिनर कैसे भी पूछ ले। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि शैक्षिक अनुसंधान यानी आपके एजुकेशनल रिसर्च में यूज होने वाले कौन कौन से ऐसे मेथड है हमें वो बताने हैं। तो चाहे प्रश्न कैसा भी आए, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपका जो कंटेंट रहने वाला है, जो आंसर रहने वाला है, वो दोनों का सेम ही रहने वाला है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल रिसर्च जो है वो आपके जितने भी एजुकेशन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है ना, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी व्यवहार होते हैं, जो भी रिजल्ट होते हैं, इन सबको एक सिस्टमैटिक इसका जो स्टडी की जाती है, यानी व्यवस्थित अध्ययन इसका अंदर होता है। जो आपकी एजुकेशनल रिसर्च है ना, इसका उद्देश्य यही होता है कि जो आपकी एजुकेशन है, जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, उसको और भी ज्यादा हम इफेक्टिव बनाएं, ठीक है, अधिक प्रभावी बनाएं, उपयोगी बनाएं और वैज्ञानिक बनाना होता है। तो अनुसंधान यानी आपकी रिसर्च के माध्यम से ही हम सभी जितने भी आपके शिक्षण के जितनी भी विधियां हैं, जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, स्टूडेंट्स के बिहेवियर है, करिकुलम है, ठीक है, और असेसमेंट है, इन सब की अंदर जो भी समस्या होती है, ठीक है, शिक्षा के अंदर जितनी भी समस्याएं होती है, चाहे वो आपके टीचिंग मेथड से संबंधित हो, चाहे स्टूडेंट के बिहेवियर से हो, चाहे फिर आपका पाठ्यक्रम क्यों ना हो, या फिर आपका मूल्यांकन क्यों ना हो, यानी शिक्षा के जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी आपको समस्याएं देखने को मिलती है, रिसर्च के अंदर हम उनका ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको ही समझने के लिए हम एजुकेशनल रिसर्च करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो शैक्षिक अनुसंधान है ना, यानी आपकी जो एजुकेशनल रिसर्च जो है वो भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स को यूज किया जाता है आपकी रिसर्च के अंदर। जो आपकी प्रत्येक विधि जो होती है ना, यानी हर जो आपका मेथड जो होता है उसके पीछे का उद्देश्य जो होता है वो अलग होता है, प्रक्रिया भी उसकी अलग होती है, महत्व भी अलग होता है। ठीक है, तो जो भी आपकी रिसर्च का टाइप है यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इमेज में दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने इमेज आपकी इंग्लिश मीडियम में लगाई है ताकि आप, कभी कभार होता है ना कि हम लोग हिंदी की चीजें भूल जाते हैं लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स हमें बहुत जल्दी याद रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च लगाई है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च की इमेज लगाई है जिसके अंदर पहली रिसर्च जो है आपकी क्वांटिटेटिव है, दूसरी है क्वालिटेटिव है, ठीक है, और जो तीसरा मेथड जो है वो आपका मिक्स मेथड है। यही मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ठीक है, आपकी इमेज के अंदर क्वांटिटेटिव जो आपकी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है इसके अंदर हम सारे नंबर्स और स्टेट्स को ऐड करते हैं और आपके इसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स होते हैं। वहीं अगर हम क्वालिटेटिव उसकी रिसर्च की बात करें तो उसके अंदर आपके मीनिंग्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, और ये ओपन एंडेड पाथ होता है, एकदम डीपली इसमें बताया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और वहीं अगर मिक्स रिसर्च मेथड की बात करें तो इसमें आपका एक कॉम्बिनेशन होता है, या जो हम कह सकते हैं बिल्कुल एकदम डिप्थ में बताया, यानी एकदम डीप एक्सप्लेनेशन में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके 3 टाइप्स दिए हुए हैं रिसर्च मेथड के। ठीक है, यानी आपके अनुसंधान की 3 विधियां यहाँ पे दी गई है जिनको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इनकी जो अगर हम हिंदी में बात करें, ठीक है, तो हिंदी में इनको क्या बोला जाता है, गुणात्मक विधि, ठीक है, मात्रात्मक विधि और प्रयोगात्मक विधि और सर्वेक्षण। ये जितने भी, और ये मिश्रित विधि, ठीक है, ये जितने भी टाइप्स होते हैं ना, ये सारे हमारे रिसर्च के टाइप्स होते हैं। चाहे वो आपका गुणात्मक हो, चाहे वो मात्रात्मक विधि हो, चाहे प्रयोगात्मक विधि हो, चाहे सर्वेक्षण विधि हो, जिसको हम सर्वे के नाम से भी जानते हैं, या फिर आपकी मिक्स जो मेथड है वो हो। तो ये सारे क्या होते हैं आपके रिसर्च के, एजुकेशन के सेक्टर में रिसर्च के टाइप्स होते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे अलग अलग टाइप्स के बारे में पूछा है कि वो हमें बताने हैं एग्जाम्पल के साथ। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में। आपको यही पूरा पैटर्न अगर आप फॉलो कर आते हैं ना आंसर लिखने का, तो आपके मार्क्स गेन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई भी टीचर नहीं काटेगा अगर आपके मार्क्स इसी पैटर्न से अगर आप लिख कर आते हैं, इसी सिस्टमैटिक तरीके से लिख कर आते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसके बारे में आपको एक छोटा सा इंट्रो देना है, आपको बताना है जो प्रश्न आया है या जो आप सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो इंट्रो में आप ये लिखेंगे। उसके बाद जो आपका मेन आंसर जो होगा ना, मुख्य भाग जो होगा प्रश्न उसका उत्तर का, तो आप इसमें ये लिखेंगे। तो सपोज दैट अगर हम मुख्य भाग की बात करें तो शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ बताना, यानी एजुकेशनल रिसर्च का जो मीनिंग है वो क्या है। जैसा हम अपनी चैप्टर वाइज वीडियो में भी हम जान चुके हैं कि जो आपका जो एजुकेशनल रिसर्च जो होती है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जो भी आपकी शिक्षा के अंदर समस्याएं होती है हम उनको जानते हैं, उनको समाधान खोजते हैं और उनके अंदर सुधार करते हैं। और जो भी हमारी रिसर्च होती है ना वो फैक्ट बेस्ड होती है, ये नहीं कि उठा के अपने ओपिनियन से बता दिया, सलाह के अनुसार बता दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें रियल फैक्ट्स को ऐड किया जाता है, एक आंकड़ों के थ्रू इसको दर्शाया जाता है, या हम कह सकते हैं एक डाटा होता है, इसके अंदर अनुभव होता है, यानी आपके एक्सपीरियंस, ये सब आपके एजुकेशनल रिसर्च के अंदर शामिल होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक अनुसंधान यानी एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं। जो भी हमारी शिक्षा के अंदर कमियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, या फिर हमें उसमें सुधार करना होता है शिक्षा को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, ये आपकी एजुकेशनल रिसर्च की जाती है। ठीक है जी, क्लियर है इतना। अब वहीं अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें
तो शैक्षिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, यानी एजुकेशनल रिसर्च को करने के पीछे के क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा में जो भी समस्या है उसका ये क्या करता है, समाधान करता है, सोल्यूशन निकालता है। शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको ये इफेक्टिव बनाता है, यानी आपकी टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है, इफेक्टिवनेस उसके अंदर लेकर आता है। विद्यार्थियों के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को समझने में भी ये सहायक होता है, यानी जो भी स्टूडेंट का बिहेवियर है या फिर जो भी उनका लर्निंग प्रोसेस जो है उसको भी समझने में टीचर की हेल्प करता है। नई शिक्षण विधियां का विकास होता है, यानी जो भी आपकी नई टीचिंग मेथड जो होते हैं नए, ठीक है, चाहे वो आपकी टीचिंग मेथड हो, उनको भी ये डेवलप करने में क्या करता है, टीचर की मदद करता है। और शिक्षा की जो क्वालिटी है, या हम कह सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करने के लिए हमारी मदद करता है। तो ये था स्टूडेंट्स एजुकेशनल रिसर्च के आपके उद्देश्य यानी आपके ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं जो हमसे मेन प्रश्न में पूछा गया है कि आपकी एजुकेशनल में यूज होने वाले मेथड कौन से हैं, यानी शैक्षिक अनुसंधान की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो अभी तक हमने उसमें 4 से 5 मेथड पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था गुणात्मक, ठीक है, दूसरा था हमारा मात्रात्मक, तीसरा था हमारा सर्वेक्षण विधि, और चौथा जो था आपका मिक्स विधि, ठीक है, ये हमने पढ़े थे। तो अब हम इन सबको ना डिटेल में जानेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे सारी चीज़ों को। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपको याद ही नहीं होगा। आपको बस इसमें मेन रिसर्च के बारे में ही पढ़ना है, रिसर्च क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको इसके जो टाइप्स हैं ना वो पता होने चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, और हर टाइप का मीनिंग क्या होता है, किस लिए की जाती है, बस। उसके अलावा आपको इसके अंदर और कुछ अगर आप कहेंगे ना तो इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले टाइप को समझते हैं, ठीक है। वैसे तो आपकी जितनी भी एजुकेशनल रिसर्च होती है उसमें अनेकों विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से हमने यहाँ पे 2 मेन आपकी बताई हैं। जो 2 मेन आपकी रिसर्च है ना, एजुकेशनल रिसर्च की जो 2 मेन आपकी विधियां है, जो 2 मेथड है मेन, उसको हमने यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो पहला मेथड आपका कौन सा है, क्वालिटिव, ठीक है। क्वालिटिव अगर हम मेथड की बात करें रिसर्च की, यानी आपका गुणात्मक अनुसंधान विधि की बात करें, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये वो विधि होती है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को, विचारों को, भावनाओं को, ठीक है, व्यवहार को गहराई से अध्ययन करता है। इस विधि में आपकी जो भी आपका आंकड़ों की जो अपेक्षा होती है वो नहीं की जाती, यानी आपके डाटा की उम्मीद नहीं की जाती, आपके अनुभव और आपके विवरण को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। यानी जो आपकी गुणात्मक अनुसंधान विधि जो है, यानी रिसर्च की जो ये वाला मेथड जो है, इसके अंदर ना आपको किसी भी प्रकार के डाटा की, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर सिर्फ आपके एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर सिर्फ आपके इमोशंस यानी आपकी भावनाएं शामिल होती हैं, और इसके अंदर आपके थॉट्स शामिल होते हैं। इन्हीं के आधार पर इसमें आपकी रिसर्च की जाती है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, यानी इसकी क्या क्या क्वालिटीज है इस वाली विधि की। तो पहली विशेषता क्या है कि ये वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक होती है, ठीक है। यानी इसको हम ब्रीफली समझते हैं, ब्रीफली इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, और इसके अंदर ना एक छोटे छोटे ग्रुप्स में जो स्टडी की जाती है, जो अध्ययन किया जाता है रिसर्च के दौरान, उसको एक छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें मानवीय व्यवहार शामिल होता है, और आपके अनुभव को ध्यान में रखकर ही ये किया जाता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है उस विषय के बारे में जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं। और जो रिसर्चर होता है ना वो एकदम प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष मतलब मेन होता है। रिसर्चर ही क्या करता है, आपका अवलोकन करता है, यानी ऑब्जर्वेशन करता है, और वो ही आपका साक्षात्कार होता है, ठीक है। यानी जो शोधकर्ता होता है वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, रिसर्च के अंदर कार्य करता है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उसको यूज करता है, इंटरव्यूज को इसमें शामिल करता है, और इसके अंदर जो भी आपके न्यूमेरिकल डाटा जो होता है ना उसका यूज जो होता है वो बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके अनुभव शामिल होते हैं गुणात्मक में, ठीक है। तो इसलिए आपका जो सांख्यिकीय आंकड़े जो होते हैं ना, यानी आपके न्यूमेरिकल जो डाटा होते हैं उनका यूज इसमें यहाँ पे बहुत कम किया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, इसको एग्जांपल से समझते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो यदि कोई भी रिसर्चर ये जानता है कि ऑनलाइन शिक्षा का जो है वो विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह विद्यार्थियों से बातचीत करेगा, उनका साक्षात्कार, यहाँ पे इसका मीनिंग है आपका इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इसका मीनिंग है आपका इंटरव्यू अनुभवों के माध्यम से ही वो क्या करता है, आपका जानकारी लेगा। तो ये क्या है, आपका गुणात्मक अनुसंधान का एक उदाहरण है। यानी जो भी रिसर्चर होगा गुणात्मक अनुसंधान में, रिसर्च में, ठीक है, वो क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति पे ऑनलाइन क्लासेस का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, या कहाँ पे कठिनाइयां हैं, तो यहाँ पे जो रिसर्चर होगा ना वो स्टूडेंट से बातचीत करेगा, उनका इंटरव्यू लेगा, और फिर वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही जो भी जानकारी वो प्राप्त करेगा उसके आधार पर ही फिर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इस विधि के लाभ क्या क्या होते हैं। तो अगर हम इस विधि के लाभ की बात करें तो इस विधि से ना हम जिस भी विषय पे रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हमारा मुद्दा है, जो भी हमारी समस्या है, उसके बारे में ना हम एकदम डीपली समझते हैं,
ठीक है। जो भी हमारी रियल, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हमारे वास्तविक अनुभव होते हैं, उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इसमें। और फिर जो हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष जो होते हैं, उससे हमारे को क्या मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, कि स्पष्टता मिलती है, यानी समाज से रिलेटेड भी और आपका मनोवैज्ञानिक रूप से भी। ठीक है। नई अवधारणाएं और सिद्धांतों का भी इससे विकास होता है, यानी नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते हैं, और जो भी नए नए प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपके डेवलप होते हैं। वही अगर इसकी सीमाओं की बात करें, यानी लिमिटेशंस की बात करें इस विधि की, तो इसमें क्या होता है, आपका सही इसमें ना ज्यादा समय लग सकता है, अधिक समय लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि हम इसमें आपके गहन विषय के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है। और दूसरा कि निष्कर्ष जो होता है ना, वो सभी पे सेम लागू नहीं होता। सभी पे जो भी आपका कंक्लूजन निकलता है इस रिसर्च के बाद, वो सभी के ऊपर सेम अप्लाई नहीं होता। जो भी आपके शोधकर्ता होते हैं ना, जो भी रिसर्चर होता है, जो रिसर्च कर रहा होता है, ठीक है, वो व्यक्तिगत सोच का उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी इंडिविजुअल जो होता है ना, इंडिविजुअल थिंकिंग का इसमें प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी आपकी लिमिटेशंस है। अब हम बात करते हैं रिसर्च का दूसरा टाइप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक अनुसंधान विधि। ठीक है, यानी आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। अब इसका मीनिंग क्या होता है जी? इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, इसके अंदर ना आपके रियल जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनको एक संख्यात्मक रूप में किया जाता है। यानी अभी हमने क्या पढ़ा, जो आपका गुणात्मक विधि जो थी, ठीक है, जो गुणात्मक विधि थी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके अनुभव शामिल थे। यानी आप उसके अंदर कोई भी अपना जो डाटा जो है, डाटा का जो उसमें उपयोग था, वो बहुत कम होता है। ठीक है, डाटा का उपयोग इसमें बहुत कम होता है गुणात्मक में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपकी मात्रात्मक विधि की, तो इसके अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जो रियल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को ध्यान में रखकर आपकी रिसर्च की जाती है। जो भी आपके आंकड़े कहते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के आपका एक संख्यात्मक रूप तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी एक बड़े समूह पे हम रिसर्च करते हैं, तो जो भी पाई चार्ट वगैरह जो होते हैं, चाहे आपके वो हिस्टोग्राम हो, चाहे वो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो आपका पाई चार्ट हो, तो इस तरीके से हमारी जो आपने ये ज्यादातर ना उसमें देखा होगा सर्वे में। ठीक है, जब हम सर्वे वगैरह, या हम कह सकते हैं जब हम 9th 8th में थे, तो हमारी जो इकोनॉमिक्स की बुक हुआ करती थी, ठीक है, एसएसटी में, तो हम उसमें पढ़ते थे कि कितने लोग जो है यहाँ पे वो गरीब है, या कितने लोग जो है जिनके पास जमीन है। तो इस तरीके से ना पाई चार्ट में जो आपका ये जो डाटा आपको दिखाया जाता था ना, वो किसके अंतर्गत आता था? आपका मात्रात्मक अनुसंधान विधि के अंतर्गत आता था। समझ रहे हो कि मात्रात्मक अनुसंधान विधि के अंदर आपके रियल फैक्ट्स को, रियल डाटा को दिखाया जाता था एक संख्या के रूप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता। जो आपकी मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है ना, ये वाली जो रिसर्च होती है, ये एक बड़े ग्रुप के लिए की जाती है। ठीक है, सपोज दैट लोगों के लिए की जाती है कि कितने लोग मतदान करेंगे, या कितने लोग भूख के मारे मतलब मर रहे हैं, या कितने लोग गरीब हैं, या फिर हम कह सकते हैं कितने लोगों में बीमारियां फैल रही है। तो मतलब जब भी एक बड़े समूह के लिए, ठीक है, बड़े समूह के लिए, बड़ी जनसंख्या के लिए जब आपकी रिसर्च की जाती है, तो वो किसके अंतर्गत आती है? आपकी मात्रात्मक रिसर्च के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये जो रिसर्च की जो विशेषता है ना दूसरी, वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ आपका आंकड़ा और आपकी संख्याओं का यूज होता है। इसके अंदर जो कंक्लूजन निकलता है वो भी एक साइंटिफिक होता है। ठीक है, और इसके अंदर प्रश्नावली और परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। यानी इसके अंदर ज्यादातर आपकी क्वेश्चनिंग तैयार की जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखा होगा आपने ये ना, ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी सर्वे वगैरह होता है, तो उसके अंदर भी हम देखते हैं, ठीक है, वो भी रिसर्च का टाइप है। जैसे सर्वे में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ना, कि कितने लोगों ने मतलब कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने लोग अस्वस्थ हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्रात्मक अनुसंधान में भी, इस रिसर्च में भी यही होता है कि आपकी एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, और इसमें ज्यादातर आपके जितने भी परीक्षण होते हैं ना, उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर सांख्यिकीय तकनीकों का इसमें उपयोग होता है, यानी जितनी भी आपकी संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी संख्या से संबंधित तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजीज है, उसका उपयोग इसमें किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने उदाहरण आपको दिया हुआ है कि यदि कोई भी रिसर्चर इस रिसर्च को करता है, तो वो फॉर एग्जांपल कि जैसे स्मार्ट क्लास के जो प्रैक्टिकल है, जो प्रयोग से ना जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका परीक्षा में कितना सुधार हुआ, तो वे परीक्षा के अंक एकत्रित करके उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करेगा। यही आपका मात्रात्मक अनुसंधान कहलाता है। यानी कोई रिसर्चर है, वो ये जानना चाहता है कि जो स्मार्ट क्लास के अंदर स्मार्ट बोर्ड लगे हैं, या जो स्मार्ट क्लासेस बनी है, उससे स्टूडेंट का जो रिजल्ट है, जो परीक्षा का जो परिणाम है, उनके अंदर कितना सुधार हुआ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, पर कितना सुधार हुआ, कितना नहीं हुआ, तो जो भी आपका रिसर्चर होगा ना, वो क्या करेगा, उनके परीक्षा के जो अंक होंगे ना, उनको इकट्ठा करके एक सांख्यिकीय विश्लेषण लेगा। आपने देखा होगा जब भी हम मैथ्स के अंदर हमारा जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो चैप्टर है, क्लास 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, यानी सांख्यिकीय
प्रबंधन आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके से आपके ग्राफ रिप्रेजेंट किए जाते थे। मैं आपको इस तरीके से याद दिलाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से जो आपके ग्राफ बनाए जाते थे ना, जिसको हम शायद से हिस्टोग्राम या फिर हम कहते हैं सांख्यिकीय ग्राफ के नाम से यहाँ पे हम जानते थे। तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा ना कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स जो है आपके अंक जो है कितने प्राप्त करे, और यहाँ पे आपकी कक्षा लिखी जाती थी। तो ये सब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये जो है ना आपका मात्रात्मक अनुसंधान का किसका उदाहरण है। ये जो रिसर्च जो की जाती थी आपकी मात्रात्मक अनुसंधान में ही की जाती थी, ठीक है। यानी जब भी हम किसी भी रिसर्च को करते हैं तो उसका जो परिणाम जब निकल कर आता है तो हम उसको एक सांख्यिकीय विश्लेषण देते हैं, यानी एक न्यूमेरिकल एनालाइज उसका करते हैं। ग्राफ के थ्रू हम कर सकते हैं, पाई चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी मात्रात्मक अनुसंधान है ना, वो इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से दर्शाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इस रिसर्च के लाभ की, यानी क्या एडवांटेज है इस रिसर्च को करने के पीछे, तो ये जो होता है ना सबसे ज्यादा इसके अंदर हमें निष्कर्ष देखने को मिलते हैं जो एकदम विश्वसनीय होते हैं, यानी एक रियलिटी उनके अंदर हमें दिखती है, क्लैरिटी दिखती है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी आपके आंकड़े होते हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण होते हैं, ये सब पॉसिबल होते हैं। और बड़े समूह पे इसका भी अध्ययन किया जाता है। परिणामों की तुलना इसमें हम जो हमारे जितने भी रिजल्ट निकल कर आते हैं ना, रिजल्ट जो हमारे आते हैं उसका जो कंपैरिजन हम करते हैं ना, कंपेयर जब करते हैं हम रिजल्ट को एक दूसरे से कि ये सही है या नहीं सही है या दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, तो इसको करने में भी हमारे को आसानी मिलती है जब हम इस रिसर्च को करते हैं, ठीक है जी। और ये जो रिसर्च होती है ना वो आपकी एक बड़े ग्रुप के लिए की जाती है, एक बड़े समूह के लिए की जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे जो हमारे रिजल्ट निकल कर आते हैं वो एकदम जो रिजल्ट जो होते हैं हमारे निकल कर आते हैं वो उसकी कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं। वहीं इस रिसर्च की भी कुछ सीमाएं होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी सीमाएं, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहली सीमा कौन सी है कि मानवीय भावनाओं और अनुभवों का गहराई से अध्ययन नहीं हो पाता, केवल संख्यात्मक तथ्यों पर इसमें निर्भरता बनी रहती है। कई बार वास्तविक स्थिति पूरी तरीके से हमें क्लियर नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी तुलना करें, यानी आपकी गुणात्मक और मात्रात्मक रिसर्च की अगर हम तुलना करें, मेथड्स की कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो गुणात्मक में आपको वर्णात्मक दिखेगा, ठीक है, संख्यात्मक दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में आपको ना एक टेबल बना के दी गई है, आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको भी अगर अपने एग्जाम में लिख कर आते हैं, अगर आपको पॉइंट वाइज अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो अगर आप ये टेबल बना के इन सभी पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर देते हैं ना, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इस प्रश्न के अंदर, ठीक है जी। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, सेम वही चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताई है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट विधि के ऊपर, जो है आपकी मिश्रित अनुसंधान विधि, यानी आपकी मिक्स्ड मेथड जो है रिसर्च का, वो क्या होता है और वो किस लिए किया जाता है शिक्षा के अंदर। तो अगर हम मिश्रित अनुसंधान विधि की बात करें तो ये ना आजकल के टाइम में आपका बहुत ज्यादा यूज होता है आपकी एजुकेशनल रिसर्च में, ठीक है, जिसमें आपकी गुणात्मक मात्रात्मक दोनों मेथड्स का इसमें यूज किया जाता है, दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित विधि बोलते हैं, ठीक है। इससे जो आपकी रिसर्च होती है ना वो और भी ज्यादा इफेक्टिव होती है और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जांपल, यदि कोई भी रिसर्चर है वो विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए, यानी एकेडमिक जो अचीवमेंट है स्टूडेंट्स की और जो उनका मेंटल जो एक्सपीरियंस है यानी मानसिक अनुभव जो है, इन दोनों को क्या करना चाहता है, जानना चाहता है कोई भी रिसर्चर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो भी उसकी एग्जाम के जो रिजल्ट होंगे ना, एग्जाम के रिजल्ट के साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनका वो क्या करेगा, एग्जाम के रिजल्ट को भी अपने रिसर्च में ऐड करेगा और साथ में स्टूडेंट से भी वो क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन हम कह सकते हैं उनका इंटरव्यू लेगा। तो इससे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे क्या यूज करा, यहाँ पे एक रिसर्चर ने तीनों विधियों का यूज करा, या हम कह सकते हैं दोनों विधियों का यूज करा। उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित विधि, जिसमें आप गुणात्मक विधि का भी उपयोग करेंगे, मात्रात्मक विधि का भी उपयोग करेंगे। एक रिसर्च के द्वारा रिसर्च करने के लिए आप एक रिसर्चर के द्वारा गुणात्मक और मात्रात्मक जब दोनों विधियों का उपयोग एक साथ किया जाता है शिक्षा के जगत में, वही आपकी मिश्रित अनुसंधान यानी आपकी मिक्स्ड रिसर्च मेथड वो कहलाती है, ठीक है। अब हम जानते हैं अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई शिक्षा के क्षेत्र में, यानी एजुकेशन के सेक्टर में आपकी इस विधियों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसको जानते हैं। देखो, कोई भी रिसर्च जो होती है ना वो शिक्षा के अंदर सुधार लाने के लिए की जाती है। तो आपका जो ये पॉइंट है ना वो हर उसमें जाएगा, ठीक है, चाहे वो आपकी गुणात्मक विधि हो, ठीक है, चाहे मात्रात्मक विधि हो। तो आपको ये तो रट लेना है कि जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार करने के लिए ही आपकी रिसर्च की जाती है। और आपका जो शिक्षण प्रक्रिया है यानी टीचिंग प्रोसेस जो है उसको और भी ज्यादा इफेक्ट बनाने के लिए की जाती है। स्टूडेंट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका हमें समाधान मिलता है, सोल्यूशन मिलता है, नए नए आपके टीचिंग मेथड्स, नई नई एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसका भी डेवलप होता है, ठीक है। जो भी आपके शिक्षा नीति निर्माण होते हैं यानी जो भी आपकी एजुकेशनल
पॉलिसीज को जो बनाते हैं, ठीक है, जो डेवलप करते हैं, उनको भी एक सहायता मिलती है रिसर्च से। वो पता कर सकते हैं कि कहाँ से हम कैसा करिकुलम बना सकते हैं, किस तरीके से हम रख सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी शिक्षा है ना, वो वैज्ञानिक उसका एक आधार भी होता है, ठीक है। शिक्षा को एक साइंटिफिक रूप देने के लिए, साइंटिफिक बेस देने के लिए भी आपकी रिसर्च की जाती है, ठीक है जी। तो ये जितने भी मैंने आपको महत्व बताए हैं वो एजुकेशनल रिसर्च के महत्व बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि आज के समय में जो आपकी रिसर्च जो है, रिसर्च के जो अलग अलग मेथड्स है, उनकी क्या प्रासंगिकता है, क्यों जरूरी है, किस तरीके से वो इफेक्ट डाल रही है आज के समय में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी हमने अभी तक मेथड पढ़े हैं, जितनी भी विधियां डिस्कस करी है अनुसंधान की, तो उनकी क्या प्रासंगिकता है वर्तमान में, इसको जानते हैं। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली यानी आपका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपकी जो अनुसंधान विधियां जो है, यानी आपकी आपकी रिसर्च मेथड्स जो है, उनका महत्व जो है ना वो बहुत बढ़ गया है। नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण, ठीक है, विद्यार्थियों की बदलती हुई आवश्यकताओं को समझने के लिए अनुसंधान आवश्यक हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान की विधियां आपकी इसमें उपयोग में लाई जाती है। यानी आज के समय में ना क्या हो रहा है, जो भी आपकी अनुसंधान के अंदर जो भी आपकी रिसर्च है ना, आज के समय में उनकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो इतनी बढ़ चुकी है कि जो भी हमारी नई नई एजुकेशन पॉलिसीज बनती है ना, वो रिसर्च के बेस पे ही आपकी बनाई जाती है। जो भी अभी हम डिजिटल एजुकेशन ले रहे हैं, डिजिटल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं अपने एजुकेशन सेक्टर में, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपकी कहाँ से आई है, वो भी आपकी एजुकेशनल रिसर्च से आई है, ठीक है। ताकि आपकी जितनी भी समस्याएं आ रही थी, जो भी आपका पारंपरिक, जो आपका ट्रेडिशनल जो मेथड था एजुकेशन का, उसके अंदर जो भी बदलाव आया है वो भी आपकी रिसर्च की वजह से ही आया है, एजुकेशनल रिसर्च की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, समय के अनुसार विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए आपकी रिसर्च जो होती है वो समय समय पर की जाती है, आवश्यक होती है, ताकि आपका जो शिक्षा का क्षेत्र जो है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो सके, और भी ज़्यादा विकसित हो सके, ठीक है। तो इसलिए आपकी शिक्षा के क्षेत्र में ना रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन और ईजी वे में एक्सप्लेन मेरे को लगता है कि कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इससे ज़्यादा सरल तरीका नहीं है पढ़ाने का, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी वे में आपको मैं नहीं समझा सकती, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो आपको बस यही समझना है कि जो आपकी जो रिसर्च होती है, एजुकेशनल रिसर्च, वो इसीलिए की जाती है ताकि आपका शिक्षा का स्तर जो है वो सुधार हो सके, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला सके। जो भी समस्याएं आती है विद्यार्थियों को, पढ़ाई से संबंधित जो भी शिक्षा से संबंधित समस्याएं होती है, जो भी उनकी आवश्यकताएं होती है, इसी को ध्यान में रख के टाइम टू टाइम पे रिसर्च की जाती है, और जिससे आपका जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलता है, और आपकी जो अलग अलग जो रिसर्च होती है उनका जो मेथड होता है वो भी आपकी शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। तो अब ऑल ओवर इसका कंक्लूजन जानते हैं। यानी अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा इस प्रश्न के अंदर, चाहे वो आपके रिसर्च के मेथड हो, चाहे वो रिसर्च के टाइप्स हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस हो, उसके एडवांटेज हो या लिमिटेशंस हो, ठीक है, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस हो। तो ये सारी चीज़ें अभी तक जितनी भी हमने डिस्कस करी है ना इस प्रश्न के अंदर, अब हम इसका ऑल ओवर कंक्लूजन जानते हैं, निष्कर्ष जानते हैं। तो निष्कर्ष आपका निकल कर क्या आता है कि आज के समय में ना शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ही आपका एजुकेशनल रिसर्च की जाती है, ताकि आपकी जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको और भी ज़्यादा बेहतर बना सके। इसलिए दोनों विधियों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। आपके एजुकेशनल रिसर्च में इन दोनों मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन दोनों का ही महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुणात्मक विधि जो होती है वो मानवीय अनुभवों पे होती है, यानी टीचर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही होती है, जबकि जो आपकी मात्रात्मक विधि होती है ये आपकी साइंटिफिक होती है, और आपकी न्यूमेरिकल इसमें आपको कंक्लूजन देखने को मिलता है, यानी आपका सांख्यिकीय निष्कर्ष ये आपको प्रदान करती है। तो ये दोनों ही विधि जो है आपके लिए एक कारगर सिद्ध होती है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी संबंधित समस्या है शिक्षा से संबंधित, उनको खत्म करने के लिए और शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए ही ये आपकी की जाती है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी एजुकेशनल रिसर्च होती है उसके अंदर जितने भी आपके टाइप्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी मेथड्स होते हैं, वो एक साइंटिफिक रूप से होते हैं। शिक्षा को एक साइंटिफिक दृष्टिकोण देने के लिए, साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव देने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए ही की जाती है आपकी रिसर्च, ठीक है जी। तो ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जो भी आपकी रिसर्च होती है, रिसर्च को किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, यानी आपके जो भी शोध होते हैं उनको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसको डिजाइन करने के पीछे के उद्देश्य क्या होते हैं, उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जो भी आपकी रिसर्च होती है उसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं, तो उन्हें हमें बताना है और उनकी इंपॉर्टेंस को बताना है। ठीक है, क्लियरिटी बतानी है, आपकी इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, स्पष्ट रूप से अपने आंसर को हमें क्या करना है, बताना है। तो ये प्रश्न आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, जिसमें आप डिजाइनों के उद्देश्य बता सकते हैं, ठीक है, रिसर्च डिजाइन के उद्देश्य विशेषता बता सकते हैं, या फिर आप जितने भी शोध के जो डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन के कितने टाइप्स होते हैं आप उन्हें बता सकते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही, चाहे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए चाहे उस प्रकार से पूछा जाए, दोनों में ही आपका जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जो आंसर रहने वाला है, वो इसी प्रकार रहने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम आपकी एक प्रश्न की प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं करा रहे, बल्कि आप यहाँ से दो क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी सिर्फ हमने नाम ही रखा है अपनी वीडियो का 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आप 10 की जगह आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए इसके बाद। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रश्न के परिचय को। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अपने एग्जाम में इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से ये सारी चीजें लिखकर आते हैं, सभी प्रश्नों को लिखकर आते हैं, उसमें इंट्रो को ऐड करते हैं, तो आप अपने मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी हमें क्या बोला है कि रिसर्च डिजाइन को हमें बताना है। तो अगर हम रिसर्च डिजाइन के स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें तो रिसर्च डिजाइन के बारे में हमें यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो देना है। जैसा हम सभी ने अपनी चैप्टर वाइज की जो हमारी वीडियोस चली थी, ठीक है, चैप्टर वाइज वाली सीरीज के अंदर हमने जाना था कि आपकी जो रिसर्च होती है वो कैसी होती है, ठीक है, रिसर्च के डिजाइन कैसे होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रिसर्च डिजाइन पढ़ा था ना, उसका एक छोटा सा इंट्रो देना, यानी आप उसमें बताएंगे कि जो आपकी रिसर्च डिजाइन जो होता है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, या फिर आपकी जो रिसर्च जो होती है रिसर्च डिजाइन के अंदर, रिसर्च के अंदर आपका शैक्षिक, हम कह सकते हैं आपका जो एजुकेशनल रिसर्च जो है, हम कह सकते हैं कि आपका जो एजुकेशनल रिसर्च जो है उसको डिजाइन करने में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, किस तरीके से उसका डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक छोटे से परिचय से समझते हैं। तो जो भी आपका शोध डिजाइन होता है, रिसर्च डिजाइन जो होता है, वो किसी भी रिसर्च के लिए एक पूरा कार्य की एक रूपरेखा तैयार करता है। सोच लीजिए कि एक लिस्ट बताता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे अब अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे सिर्फ, ठीक है, जिनके पास जॉब नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, जो जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अपनी जो एक टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, या हम कह सकते हैं एक जो अपना एक टाइम टेबल जो बनाते हैं कि किस समय उन्हें जॉब पे जाना है, किस समय वहां से वापस आना है, उसके बाद आके उन्हें क्या करना है, फिर आने के बाद कैसे पढ़ाई करनी है। या फिर हम बात कर सकते हैं कि जैसे अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसके बाद अपना प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, उसके बाद एंड में आप अपना क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हैं कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना आता है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें आपकी एक लिस्ट के रूप में आ रही है ना, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो उसी प्रकार से ना आपकी जो रिसर्च होती है ना, रिसर्च के अंदर भी क्या किया जाता है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसके अंदर आपके ना अलग अलग स्टेप बताए जाते हैं कि सबसे पहले जी हम रिसर्च करेंगे, किस विषय पे करेंगे, यानी रिसर्च के अंदर आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या समस्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम रिसर्च के बाद कैसे, जब हमारा विषय सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें किस तरीके से प्रश्न पूछने हैं, किस तरीके से आपका इंटरव्यू लेना है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, एक रिसर्च को करने से पहले, ये नहीं कि मैंने बोला कि मुझे रिसर्च करनी है और मैं जाके रिसर्च करने बैठ गई, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। रिसर्च को करने से पहले आपका एक पूरा एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से उसको किया जाता है, एक पूरी एक लिस्ट तैयार की जाती है। अगर हम सरल भाषा में समझे तो आप लिस्ट ही मान लीजिए, ठीक है, एक पूरी लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके अंदर ना बताया जाता है सभी स्टेप्स को बताया जाता है कि रिसर्च जो होगी वो आपकी किस तरीके से होगी, कहाँ से आपका डाटा लिया जाएगा, किस प्रकार से की जाएगी, ठीक है, उसका एनालाइज कैसे किया जाएगा, विश्लेषण कैसे करेंगे, और एंड में कंक्लूजन किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पे ना आप देख पा रहे हैं कि जो रिसर्च का जो डिजाइन है ना, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आपकी रिसर्च होती है, और काफी सारे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल है, एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके क्या है, रिसर्च के डिजाइन है। तो यहाँ पे ना एक प्रॉपर एक वो तैयार किया जाता है, आपका व्यवस्थित रूप यहाँ पे तैयार किया जाता है किसी भी रिसर्च को करने से पहले।
तो आपके एजुकेशनल रिसर्च के अंदर ना जो डिजाइन होते हैं ना, वो बहुत, रिसर्च डिजाइन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से ही हमें पता चलता है, इसी से हमारी जो रिसर्च होती है ना उसको एक सही डायरेक्शन मिलती है। अगर हम ये पूरा डिजाइन ही नहीं बनाएंगे, पूरा एक प्लान ही नहीं बनाएंगे रिसर्च को करने का, तो हमारी जो रिसर्च होती है ना वो गलत दिशा में भी जा सकती है। इसलिए हमारी जो रिसर्च है वो सही दिशा में जाए, गलत दिशा में ना जाए, इसलिए हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, शोध डिजाइन बनाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये क्यों बनाया जाता है, तो शोध के अंदर जो भी आपकी रिसर्च की जो समस्या है ना उसको जानने के लिए भी आपके जितने भी शोध डिजाइन होते हैं ना उसको बनाया जाता है। उसके अंदर आपकी वर्णनात्मक शोध डिजाइन होता है, प्रयोगात्मक होता है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल, ये जितने भी आपके टाइप होते हैं ना ये सब बनाए जाते हैं। तो शोध की समस्या को समझने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं शोध को एक सही डायरेक्शन देने के लिए, रिसर्च को एक सही दिशा देने के लिए आपकी रिसर्च डिजाइन बनाया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि रिसर्च डिजाइन का अर्थ क्या होता है। पहले भी मैं आपको अभी इंट्रो में भी बता चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन में कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आप पॉइंट वाइज कैसे लिख कर आएंगे आंसर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जो रिसर्च डिजाइन का जो मीनिंग है ना वो यही है कि आप रिसर्च करने से पहले जो एक पूरी प्लानिंग बनाते हैं ना, ठीक है, वो कैसे है। तो यहाँ पे शोधकर्ता को एक रिसर्च डिजाइन क्या बताती है, एक रिसर्चर को, जो वो रिसर्चर डिजाइन, जो रिसर्चर होता है ना, जो रिसर्च डिजाइन जो वो बनाता है, तो वो रिसर्च डिजाइन से उसे क्या पता चलता है कि जो भी आप रिसर्चर को रिसर्च करनी है वो किस विषय पे करनी है, ठीक है, डाटा उसे कहाँ से प्राप्त होगा, किन टूल्स का वो यूज करेगा, फिर वो डाटा का एनालाइज कैसे करेगा, विश्लेषण कैसे करेगा, और उसके एंड में कंक्लूजन कैसे निकालेगा। तो इस तरीके से ना आपका शोध डिजाइन जो होता है वो पूरी रिसर्च के अंदर, शोध के अंदर एक आपको संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में दिखता है, यानी एक प्रॉपर प्रोसेस के रूप में आपको दिखता है, जो आपकी रिसर्च को एक मार्गदर्शन देती है। तो अब ये समझते हैं कि इसको ना शोध डिजाइन बनाने के पीछे के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। तो अगर हम पहले उद्देश्य की बात करें, तो जो भी आपकी रिसर्च होती है ना, ये जो भी आपका रिसर्च डिजाइन जो होता है, ये आपकी रिसर्च को क्या देती है, एक दिशा देती है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, जब एक रिसर्चर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सभी फॉलो करेगा, सभी स्टेप्स को फॉलो करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिसर्च जो होगी वो सक्सेसफुल होगी, ठीक है जी। तो हमारी रिसर्च को एक सही दिशा मिल रही है। जो भी आपका डाटा है उसको संग्रहित करना, यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कलेक्शन करना, और उसको एक सिस्टमैटिक रूप से, एक व्यवस्थित रूप से आपको दिखाना, यानी डेटा आप कहाँ से लाएंगे, कब लाएंगे, कौन कौन सी जानकारी उसमें होनी चाहिए, ये सब भी इसमें शामिल होता है। फिर उसका नेक्स्ट उद्देश्य क्या होता है कि धन और समय की दोनों की बचत होती है। जब रिसर्चर पहले से ही रिसर्च डिजाइन बना लेता है तो उसका टाइम भी बचता है, उसकी मेहनत भी बचती है, और उसका धन भी बचता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका उद्देश्य है वो क्या है रिसर्च डिजाइन का, वो ये है कि इससे ना आपकी जो शोध की विश्वसनीयता होती है, यानी जो रियलिटी होती है ना रिसर्च की, विश्वास जो होता है एक लोगों का रिसर्च के ऊपर, वो भी बढ़ता है। यानी जो भी आप रिसर्च डिजाइन बनाते हैं उसके जो कंक्लूजन निकलते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और वैध होते हैं। वैध मतलब उनकी वैलिडिटी जो होती है ना वो लंबे समय तक होती है, ठीक है जी। और इसमें गलती होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कम त्रुटियां होने के चांसेस होते हैं। जब आपका रिसर्चर पहले ही प्लान कर रहा है कि रिसर्च कैसे करनी है, डाटा कहाँ से लाना है, कब करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो चांसेस है कि ज्यादातर उससे गलतियां यहाँ पे नहीं होंगी। तो इसका उद्देश्य क्या है रिसर्च डिजाइन का बनाने का, कि आपकी गलतियां भी इससे कम होती है। उसके बाद है परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना के परीक्षण की बात करें तो यहाँ पे जो रीचेक जो होता है ना, जो जांच करना होता है, जो भी अभी तक रिसर्चर ने रिसर्च करी है उसको भी शोध डिजाइन जो होता है आपका, उसको भी एक जांच करने का और एक सत्यापन उसके अंदर डालता है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये विकसित करता है, यानी एक साइंटिफिक डायरेक्शन आपको देता है, डेवलप करता है, जिसके अंदर आपकी लॉजिक होता है, ठीक है। साइंटिफिक और लॉजिक बेस ये आपको देता है रिसर्च को आपकी, ठीक है। अब हम जानते हैं एक उत्तम शोध डिजाइन की विशेषताएं, यानी एक अच्छे रिसर्च डिजाइन की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, इसको जानते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो ये है कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी जो भी आपका रियलिटी है उसको ही दिखाना चाहिए आपकी रिसर्च के अंदर, ठीक है, जिससे विश्वसनीयता बनी रहे, ठीक है। भरोसेमंद होनी चाहिए जो भी आपने रिसर्च करी है। ये नहीं कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शामिल कर दिया, सलाह दे दी तो हो गया, नहीं, आपकी जो भी रिसर्च है उसके परिणाम एकदम स्टेबल होने चाहिए। ये नहीं कि हर 10 मिनट बाद, अभी आपने बोला कि इतने लोग यहाँ पे बीमारी से ग्रस्त है, 10% लोग बीमारी से ग्रस्त है, और फिर 5 मिनट बाद आप क्या कह रहे हैं कि 5 मिनट बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तो 2% जो है लोग वो बीमारी से ग्रस्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि आपके जो रिजल्ट निकल रहे हैं ना रिसर्च करने के, वो एकदम स्थिर होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए, तभी आपकी रिसर्च भरोसेमंद होती है, ठीक है जी। उसके बाद वैलिडिटी यानी आपकी वैधता। तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं ना उसको मापे कि क्या वो लंबे समय तक है, क्योंकि आपकी जो रिसर्चेज होती है ना वो 2 टाइप से की जाती है, एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, और एक होती है शॉर्ट टर्म के लिए।
तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी वैधता कितनी है, कितनी वैलिडिटी है, लंबे समय के लिए है या कम समय के लिए है। उसके बाद है आपकी सरलता। आपकी रिसर्च के अंदर सरलता होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार से कठिन शब्दों का या हम कह सकते हैं कठिन जो आपके जो भाषा है उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च डिजाइन बना रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और वो आसानी से समझ में आनी चाहिए जो भी उसको पढ़े। जो भी आप रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके अंदर इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, भाषा के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए कि पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाए जी ये किस विषय के बारे में है, ठीक है जी। उसके बाद है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी रिसर्च के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उसके अंदर परिवर्तन कर सके, चेंजेस कर सके, ठीक है। उसके बाद है आपकी वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता की बात करें तो यानी आपका साइंटिफिक, तो यानी जो भी आप शोध कर रहे हैं, ठीक है, शोध की प्रक्रिया जो भी आपकी है, रिसर्च का जो प्रोसेस है वो आपका साइंटिफिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। आर्थिकता की बात करें तो इसमें कम समय कम लागत जो होते हैं आपके परिणाम आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे आपकी विशेषताएं, एक अच्छी शोध डिजाइन की विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आपके शोध डिजाइन के प्रकारों की। तो स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं जो आपके शोध प्रकार के जो डिजाइन है वो कौन कौन से हैं। तो शोध डिजाइन के प्रकारों के अर्थ की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि शोध डिजाइन जो होते हैं वो वर्तमान की स्थिति को यानी आपकी प्रेजेंट की जो परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, सिचुएशन होती है, जो भी व्यवहार होते हैं, जो भी आपके इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनका वर्णन करने के लिए ही आपकी ये शोध डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी क्या है कि वर्तमान स्थिति का अध्ययन ये करती है, तथ्यों का वर्णनात्मक विश्लेषण इससे किया जाता है, किसी भी चर में इसमें परिवर्तन नहीं होता, प्रश्नावली, अवलोकन, शासक तार का इसमें उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल विद्यालयों के अंदर जो भी आपकी ऑनलाइन शिक्षा का जो प्रभाव है उसका अध्ययन करना आपका किसके अंतर्गत आता है, वो आपका शोध डिजाइन के अंतर्गत आता है। अब इसका महत्व क्या है शोध डिजाइन का कि देखो जो भी हमारी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है ना, शैक्षिक स्थिति जो है आपकी वर्तमान की, उसको समझने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। आप अपनी शिक्षा के अंदर किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, नई नई जानकारियों को, उपयोगी जानकारियों को ये आप तक पहुंचाती है। भविष्य में जो आपकी रिसर्च होती है ना उसके लिए एक बेस ये आपको मिल जाता है, यानी अगर इन फ्यूचर अगर आपको नीड पड़ी, रिक्वायरमेंट पड़ी रिसर्च करने की तो उसके लिए भी आपका ये क्या है, एक बेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, यानी आपका प्रयोगात्मक शोध डिजाइन। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई ना कोई प्रयोग किया जा रहा है। तो इस डिजाइन के जो कारण होते हैं, प्रभाव होते हैं, इन सबका अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। जो भी आपके रिसर्चर होता है वो एक चर में यानी एक वेरिएबल में परिवर्तन करके आपका अध्ययन वो करता है। अब इसकी क्वालिटीज क्या होती है कि ये आपका निरंतरण होता है, इसके अंदर आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक ढंग इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है, जो भी वो परीक्षण करते हैं उसका एक वैज्ञानिक ढंग होता है और कारण प्रभाव ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं और परिणाम जो होते हैं, रिजल्ट जो होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। उदाहरण से समझे तो स्मार्ट क्लास और पारंपरिक शिक्षण पद्धति के परिणामों की हम इसमें तुलना कर सकते हैं। यानी अभी आधुनिक समय में जो आपकी स्मार्ट क्लास है और जो पारंपरिक जो शिक्षण था, यानी जो पहले हमारी रटने की विधियां थी, ठीक है, पहले की जो शिक्षा के जो वो थे परिणाम जो थे, हम उसकी तुलना इसमें कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसके महत्व की बात करें कि ये क्यों जरूरी है, तो जो आपका प्रयोगात्मक डिजाइन जो है यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, इससे हमें पता चलता है कि हम नए नए शिक्षण विधियां यानी जो भी आपकी टीचिंग मेथड्स हैं उनको और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। जो भी आपके एजुकेशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी जांच कर सकते हैं कि वो कार्य कर रहे हैं ढंग से या नहीं कर रहे हैं, या अप्लाई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आपके वैज्ञानिक जो निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं, साइंटिफिक आपके जो कंक्लूजन आपको मिल रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन की, यानी आपका ऐतिहासिक रिसर्च डिजाइन। ये जो होता है ना हिस्टोरिकल, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है आपकी हिस्ट्री यानी आपके इसमें पास्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है जी, जिसमें आप पास्ट से रिलेटेड जो भी आपकी घटनाएं घटी है उनको जानने के लिए, ठीक है, अतीत की घटनाओं का इसमें हमें वर्णन देखने को मिलता है। आपने देखा होगा पुरानी रिसर्च जो होती है ना, न्यूज में हमने कई बार सुना है कि आज इतने साल बाद जयपुर में से ये खजाना निकला या वो निकला, या उस समय के जो राजा थे वो इस तरीके से थे। तो ये जो रिसर्च का टाइप है ना, ये कब यूज करा जाता है, जब हम पास्ट की घटनाओं को समझते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास्ट में जितनी भी इंसिडेंट होते हैं, जितने भी पुराने अध्ययन होते हैं, उनको समझने के लिए, ठीक है, उनको जानने के लिए हम ये रिसर्च करते हैं। और ये ज्यादातर आपका ना आपको देखने को मिलेगा जो भी आपके वो होते हैं ना हिस्टोरिकल रिसर्चर जो होते हैं वो यूज करते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है अतीत की घटनाओं को जानने के लिए, ठीक है जी। तो अब इसकी क्वालिटी क्या है, इसके अंदर हमें पता चलता है जो भी आपकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं यानी ऐतिहासिक तथ्य जो है उसका हम एनालाइज करते हैं। जो भी आपके दस्तावेज हैं या हम कह सकते हैं जो भी आपकी लेखा जोखा जो है, ठीक है, जो भी आपके कागजी जो आपके दस्तावेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके अभिलेख है, इसमें उपयोग किया जाता है उनका,
जो भी आपका पास्ट है और वर्तमान है, इन दोनों के बीच के संबंध को भी हमें जानने में मदद मिलती है। सपोज दैट कि जो स्वतंत्रता के बाद की जो भारत की जो शिक्षा नीति जो थी, उनके अंदर का जो वो है, क्या बोलते हैं हम, क्या कह सकते हैं उसको, कि जो भी उसके बीच की जो तुलनाएं हैं हम उसको कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। यानी स्वतंत्रता के बाद जो हमारी भारतीय शिक्षा नीति जो है उसके अंदर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। किसके अंदर? हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? जैसा मैंने भी आपको बताया, ये आपकी अतीत की जो भी शिक्षा प्रणाली होती है ना, यानी पहले का जो भी आपका पारंपरिक तरीका होता है पढ़ने का, शिक्षा से संबंधित, उसको समझने में मदद करती है। ठीक है, वर्तमान की जो समस्याएं होती है उसके लिए भी हमें मार्गदर्शन देती है। और शिक्षा का जो विकास क्रम जो होता है ना, यानी जो डेवलपमेंटल जो एक हम कह सकते हैं डेवलपमेंट जो सीक्वेंस होता है एजुकेशन का, उसकी भी ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है। वहीं अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। ठीक है, सर्वेक्षण शोध डिजाइन, यानी आपका सर्वे रिसर्च डिजाइन की अगर बात करें तो ये जो डिजाइन होता है ना, बड़े लोगों से जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसमें जैसा आप नाम से ही जान रहे हैं, सर्वे जो किया जाता है वो बड़ी संख्या के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि सपोज दैट कि कितने लोग जो है इंडिया के अंदर गरीब है या अमीर है, उसको जब हम करते हैं, जब ये जो रिसर्च, ये जो आपका सर्वे होता है ना, वो एक बड़े लेवल के लिए होता है, बड़ी जनसंख्या के लिए होता है। तो इसके अंदर ना जो सर्वे किया जाता है वो क्वेश्चन आंसर के बेस पे भी होता है और इंटरव्यू के बेस पे भी होता है। ठीक है, बड़े ग्रुप्स का इसमें स्टडी की जाती है, उनके जो भी विचार है, जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी फीडबैक है, उसका हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो नई शिक्षा नीति के प्रति अपनी उनकी जो हमें राय जाननी है। ठीक है, अभी हमारी एनईपी 2020 अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, सभी सिलेबस चेंज हो चुके हैं। ठीक है, सभी जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो भी चेंज हो सकती है। जैसे अभी आपको पता ही है, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर्स की हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है? मेरे को सर्वे करना है। मुझे ये जानना है कि जो भी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में मेरे को जानना है कि कितने स्टूडेंट उससे खुश है, कितने स्टूडेंट नहीं है खुश। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? एक सर्वे करूंगी, और जो सर्वे होगा ना, मैं उसके अंदर अपने 5 ऐसे इफेक्टिव, या हम कह सकते हैं 10 ऐसे इफेक्टिव क्वेश्चन को ऐड ऑन करूंगी, जो पढ़ते के साथ ही एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए और वो अपना एक खुद का ओपिनियन दे। ठीक है, खुद का अपना एक अपनी सलाह दे, उसके प्रोस्पेक्टिव से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस तरीके से मैं सभी स्टूडेंट्स की क्या जानूंगी? राय जानूंगी, उनका ओपिनियन जानूंगी। और उसके बाद मैं क्या करूंगी? जो भी मेरे पास जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो भी फीडबैक आई है स्टूडेंट से, जो भी उनके मैंने थॉट्स को जाना है, समझा है, सुना है, उसका फिर मैं क्या करूंगी? विश्लेषण करूंगी। तो वही आपका क्या कहलाएगा? सर्वे रिसर्च कहलाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद होती है हमारी केस स्टडी शोध डिजाइन, यानी केस स्टडी रिसर्च डिजाइन क्या होता है? इसके अंदर ना कोई भी आपका एक व्यक्ति, एक संस्था, एक परिस्थिति का हम गहन अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ना किसी भी केस के ऊपर, मतलब ये लगा लीजिए केस, यहाँ पे कैसा केस है कि कोई भी परिस्थिति को समझने के लिए, किसी भी संस्थान को जानने के लिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम इसको करते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो अध्ययन होता है ना वो डीपली होता है, समस्या का हम इसमें क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर अवलोकन के ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू, इसमें दोनों का उपयोग करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके व्यवहार को जानने के लिए हम केस स्टडी बेस आपकी रिसर्च जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके स्पेशल चाइल्ड है, सपोज दैट उनके बिहेवियर को अगर हमें जानना है, उनके बिहेवियर को हमें स्टडी करना है, तो हम उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपका अवलोकन कर सकते हैं, फिर इंटरव्यू कर सकते हैं। तो अगर हम इसके महत्व इंपॉर्टेंस की बात करें तो जितनी भी आपकी जटिल समस्याएं होती है ना, उसमें ये समझने में आपकी हेल्प करता है। व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने में भी उपयोगी होता है, और व्यवहारिक समाधान इससे आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपका जितने भी अभी तक हमने शोध डिजाइन पढ़े उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता क्या है, क्या जरूरतें हैं, तो इसको जानते हैं। तो पहला क्या है महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है कि जो भी आपकी रिसर्च होती है, शोध डिजाइन उसको क्या बनाता है? एक व्यवस्थित बनाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, सिस्टमेटिक बनाता है, सीक्वेंस वाइज हमें बताता है कि हम किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे ड्यूरिंग द रिसर्च। ठीक है जी। फिर हम डाटा संग्रहण और विश्लेषण को ये हमारे आसान बनाता है। जो भी हम एनालाइज करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको भी आसान बनाता है। जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं उसको ये ट्रस्टेबल बनाता है। जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको एक साइंटिफिक और एक लॉजिकली बेस ये देता है। टाइम और हमारे रिसोर्सेज यानी संसाधनों की भी ये बचत करता है। शोध समस्याओं के समाधान में भी जो भी आपकी रिसर्च से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका भी हमें सोल्यूशन देता है। शिक्षा की क्वालिटी को और भी ज्यादा सुधारने में ये हमारी मदद करता है। तो ये सारे आपके क्या है, शोध डिजाइन के सारे की सारी इंपॉर्टेंस है, महत्व है, जिसको मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका वर्तमान में जो आपके शोध डिजाइन है ना, ठीक है, जो भी आपके शोध डिजाइन है उनकी क्या प्रासंगिकता है। तो रिसेंटली आपके आधुनिक जो आपकी शिक्षा प्रणाली है इसके अंदर जो आपकी शोध डिजाइन है
उनका जो महत्व है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी नई नई एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं, डिजिटल आपकी एजुकेशन आ रही है, ऑनलाइन आपके मेथड्स आ रहे हैं, टीचिंग मेथड्स, ठीक है। स्टूडेंट की जो नीड्स हैं वो भी अलग अलग बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमें एक प्रभावी शोध डिजाइन बनाने के लिए जरूरत पड़ती है वर्तमान स्थिति में, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारी टीचिंग की जो मेथड है उनका हम असेसमेंट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि जो भी अभी तक हम टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उससे उन्हें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। शिक्षा की क्वालिटी में इससे सुधार आता है, नई तकनीकों का हम उपयोग करना सीख जाते हैं और शिक्षा की जो प्रभाविकता है और जो स्टूडेंट सेंटर्ड जो है इसके हमें ये बनाता है, ठीक है। यानी जो भी अभी तक हमने रिसर्च डिजाइन में पढ़ा वो सब क्या कर रहा है, वो एक स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया गया है, ठीक है। यानी स्टूडेंट की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं आपके निष्कर्ष के बारे में। तो अगर निष्कर्ष की बात करें तो इस प्रश्न का ऑल ओवर कंक्लूजन क्या कहता है कि जो भी आपके शोध डिजाइन है ना वो किसी भी अनुसंधान की एक बेस होते हैं, यानी किसी भी रिसर्च के क्या होती है, एक आधारशिला होती है। और जो भी आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च के काम को ये एक सिस्टमैटिक रूप देती है, वैज्ञानिक रूप देती है, उसको ऑब्जेक्टिव बनाती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो जो हमने अभी तक डिजाइन पढ़े रिसर्च के, ठीक है, उनके अंदर ये सभी शामिल है जिसका मैंने आपको वर्णन कर दिया है, ठीक है। और इनके उद्देश्य भी अलग अलग है, अपने अपने उद्देश्य है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो एक जो आपका उचित शोध डिजाइन है ना वो ना केवल आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है आपकी रिसर्च के अंदर, बल्कि आपकी जो शिक्षा का जो आपका एजुकेशन सिस्टम जो है ना उसको भी क्या करता है, अधिक प्रभावी बनाता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अगर हम बात करें तो आपकी जेनेरिक जो स्किल्स होती है यानी सामान्य कौशल जो होते हैं वो किस प्रकार के हैं या कैसे होते हैं, इनका जो एजुकेशनल रिसर्च जो है इनके अंदर इसकी जो नीड है वो क्या होती है। या फिर ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि शोध के अंदर, ठीक है, रिसर्च के अंदर जो भी आप काम करते हैं कार्य में आवश्यक प्रमुख जो भी आपके कौशल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बढ़ते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक परिचय बताएंगे, इंट्रो बताएंगे, ठीक है। किसके बारे में इंट्रो बताएंगे कि जो आपकी जो कौशल होते हैं रिसर्च के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं जो आपकी रिसर्च होती है उसके अंदर किस तरीके से चीजों को किया जाता है। तो जो आपकी रिसर्च होती है ना, रिसर्च कार्य एक वैज्ञानिक व्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से नई जानकारियों की प्राप्त किया जाता है और समस्या का समाधान खोजा जाता है, जैसा आप सभी को पता ही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिसर्च से संबंधित कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना इंट्रो में लिखेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ मीन्स यहाँ पे ये है कि आप कुछ भी मत लिखिएगा, मतलब कुछ भी मत लिख कर आ जाइएगा, वो आपका इसी प्रश्न से संबंधित होता है। यानी आप रिसर्च के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे सकते हैं, जो भी अभी तक आपने पढ़ा कि रिसर्च क्या है, कौन कौन से उसके प्रकार है, या फिर हम कह सकते हैं आप इनके कौशल के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। किसी भी रिसर्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके विषय के बारे में आपका ज्ञान होना ही नहीं जरूरी होता, बल्कि रिसर्चर के पास कुछ ऐसी स्किल का होना भी जरूरी होता है जिससे वो अपनी रिसर्च को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है। तो ये जितने भी आपके कौशल होते हैं, जितनी भी स्किल्स होती है, वो आपकी शोध को एक उपयोगी सिद्ध करते हैं, उसे सफल बनाते हैं और ज्ञान के साथ साथ आपकी सोचने समझने, विश्लेषण करने, संवाद करने, इन सारी क्षमताओं को भी क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जेनरिक स्किल्स दी हुई हैं, ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन लिटरेसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, टीम वर्क हो गया, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया और लीडरशिप हो गया। तो ये सारे के सारे आपके जो विषय होते हैं, या हम कह सकते हैं जो भी आपके कौशल्स हैं, ये सारे जरूरी होते हैं एक रिसर्चर के लिए, एक शोधकर्ता के लिए। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो आपके जो सामान्य कौशल जो होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, ये वो आपकी एबिलिटीज होती है, वो क्षमताएं होती है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को क्या करती है, एक इफेक्टिव रूप से अपने काम करने को, उसकी समस्या का समाधान निकालने के लिए और अपनी रिसर्च को और भी ज्यादा सिस्टमैटिक बनाने में उसकी हेल्प करती है, ठीक है। तो जितने भी आपकी स्किल्स होती है ना, वो सिर्फ एक ही आपके क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में भी होती है, आपके रिसर्च के क्षेत्र में भी होती है, आपके मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी होती है और सामाजिक जीवन में भी आपकी उपयोगी सिद्ध होती है, ठीक है जी। तो आपका जेनरिक स्किल्स मैंने आपको बताई दिया है। उसके बाद है आपका शैक्षिक अनुसंधान में सामान्य कौशलों का महत्व, यानी एजुकेशनल सेक्टर में, एजुकेशनल रिसर्च में जो आपकी जेनरिक स्किल्स जो है, सामान्य कौशल जो है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो शैक्षिक अनुसंधान में सामान्य कौशल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना जो आपकी रिसर्च है वो अधूरी हो सकती है और अव्यवस्थित हो सकती है। यानी आपके पास ये सारे जो कौशल है, ये सारी जो हम कह सकते हैं स्किल्स है, इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी रिसर्च इनकम्प्लीट हो सकती है। अब इनका क्या महत्व है, जो भी अभी तक मैंने आपको स्किल्स बताई है, ये आपकी रिसर्च को क्या करती है, एक साइंटिफिक रूप देती है, ठीक है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है
डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन को ये सहायता करती है, विश्लेषण करती है, ठीक है, यानी आपका एनालाइज करती है। शोधकर्ता जो होता है यानी जो आपका रिसर्चर जो होता है उसको एक तार्किक क्षमता उसके अंदर विकसित करती है, यानी लॉजिकल जो उसकी एबिलिटी होती है उसको डेवलप करती है और समस्याओं के समाधान निकालने में आपकी मदद करती है और ये शोध निष्कर्ष को भी प्रभावी बनाती है। और साथ ही साथ आपका इसमें टाइम मैनेजमेंट और जो भी आपका संगठन है, ठीक है, कार्य संगठन, उसको भी ये हेल्प करती है। और जो भी आपकी शोध होती है ना, जो भी रिसर्च होती है, उसको ये एक रियलिटी उसके अंदर दिखाती है, विश्वसनीयता दिखाती है, ऑनेस्टी दिखाती है और साथ में उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाती है। तो अभी तक मैंने जो अभी आपको बताए हैं ना अलग अलग सामान्य कौशल, अब हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सामान्य कौशल के प्रकारों को, अलग अलग कौशल के प्रकारों को हम समझते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे संचार कौशल जो है आपका, यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको पता ही है कि एक रिसर्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, उसके विचार, उसके फैक्ट्स, निष्कर्ष, जो भी वो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स से मीनिंग यहाँ पे है उसके विचारों से, ठीक है, उसके तथ्य, जो भी फैक्ट है, जो भी निष्कर्ष है, इन सब के अंदर ना एक स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी क्वालिटी क्या है, जो भी आप स्पष्ट अभिव्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त मतलब जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं रिसर्च करने के बाद, वो उसके अंदर कितनी स्पष्टता, कितनी क्लैरिटी है, प्रभावी लेखन आना चाहिए, यानी इफेक्टिव राइटिंग होनी चाहिए और सही भाषा का इसमें यूज होना चाहिए, सुनने की क्षमता भी इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद है शोध के अंदर इसकी आवश्यकता क्या होती है, यानी रिसर्च के अंदर आपके जितनी भी जेनरिक स्किल्स होती है उनकी जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो भी रिसर्चर होता है ना वो एंड में जब उसकी रिसर्च समाप्त होती है ना तो वो क्या करता है, एक रिपोर्ट राइटिंग लिखता है एंड में कि उसको क्या समझ में आया, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इस समस्या का, ठीक है। जो भी समस्या के ऊपर वो रिसर्च कर रहा होता है ना तो उसको क्या एंड में ना एक शोधकर्ता को, एक रिसर्चर को एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसके अंदर वो कंक्लूजन या फिर हम कह सकते हैं उसका सोल्यूशन बताता है। तो यहाँ पे जो भी आपकी जेनरिक स्किल्स जो होती है ना, जो भी अभी तक हमने सामान्य कौशल जो पढ़े हैं, ये सब क्या हेल्प कर रहे हैं उसको रिपोर्ट लिखने में भी, इससे क्या मिल रही है, सफलता मिल रही है, क्योंकि सामान्य कौशल आपकी रिसर्च से ही संबंधित है। सामान्य कौशल अभी हमने पढ़े ना, जो भी आपकी एनालिटिक स्किल्स है, जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सब अगर उसके पास क्लियर कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, स्पष्टता होगी उसके संचार में, तभी वो रिपोर्ट तैयार कर पाएगा। जब उसको पॉइंट ही क्लियर नहीं है रिसर्चर को, तो वो क्या रिपोर्ट तैयार करेगा। तो इसलिए रिसर्च के अंदर जो आपके सामान्य कौशल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि रिपोर्ट जब वो एंड में तैयार करे रिसर्चर, तो उसे पता हो कि किस तरीके से रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करना है। साथ ही साथ ये इंटरव्यू में और आपकी जो भी क्वेश्चनरिंग होती है उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। जो भी आपकी रिसर्च होती है उसके कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी आपके पार्टिसिपेशन होते हैं, जो भी प्रतिभागी होते हैं, इससे वो क्या करते हैं, रिसर्चर के अंदर जो भी आपके प्रतिभागी होते हैं ना, वो अपना संवाद बेहतर स्थापित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपका विश्लेषणात्मक कौशल, यानी आपका एनालिटिक स्किल्स। ये जो होता है ना, ये एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर शोधकर्ता जो होता है ना, वो फैक्ट्स पे और आंकड़ों की गहराई पर डिटेल में उसका क्या करता है, विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है, ठीक है। तो एनालिटिक्स आप इससे याद रखिए, जिसमें आप सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। जो भी रिसर्चर है वो डीपली जाके जो भी फैक्ट है, जो भी समस्या है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे जो समस्या है, जब रिसर्चर इस समस्या को डीपली जाके क्या कर रहा है, समझ रहा है, ठीक है, तो डीपली जाके जब वो समझ रहा है यहाँ पे, तो डीपली जब उसने समझा तो उसके बेस पे उसने जो भी फैक्ट निकाले अपने, ठीक है, जो भी यहाँ पे उसने फैक्ट्स निकाले उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और जो भी उसके पास डाटा इंफॉर्मेशन है, यानी आंकड़ों की जो गहराई है, उसको ध्यान में रखते हुए जब वो विश्लेषण करता है, वही आपकी क्या कहलाती है, विश्लेषणात्मक कौशल कहलाता है। अब ये क्यों, इसकी क्या विशेषताएं होती है, देखो, ये आपको ना एक लॉजिकल थिंकिंग प्रोवाइड कराता है, यानी एक आपको तार्किक सोच प्रदान कराता है, तथ्यों का मूल्यांकन कराता है, यानी जो भी आपके फैक्ट्स होते हैं उनका असेसमेंट कराता है, समस्या की पहचान इससे आपको करने में मदद मिलती है, और एंड में जो आपका निष्कर्ष होता है ना, जो कंक्लूजन जो होता है, उसमें भी निकालने में आपकी मदद करता है। जो भी आपकी रिसर्च होती है उसके अंदर इसकी क्या नीड होती है, देखो, जो भी आपका डाटा होता है ना, वो आप किस तरीके से एनालाइज करेगा रिसर्चर, उसको ये मदद मिलती है, ठीक है। जो शोध समस्या होती है उसको समझने में भी मदद मिलती है, सही कंक्लूजन निकालने में सहायता होती है, और इसमें विश्वसनीयता बढ़ती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आपका नेक्स्ट टाइप की, जो है आपका आलोचनात्मक चिंतन कौशल, यानी आपका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब इसके अंदर क्या है कि जो भी आपकी स्किल्स है ना, वो किसी भी विषय पे हो सकती है, किसी भी समस्या पे हो सकती है। अब इसमें भी हम नाम से जैसा आपको पता चल रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी जिसके अंदर हम गहराई से क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं किसी भी समस्या का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का, ठीक है। तार्किक निर्णय लेने की क्षमता, यानी लॉजिकली आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसकी एबिलिटी आपको ये प्रदान करती है, आलोचनात्मक चिंतन कौशल। अब इसमें रिसर्च में इसकी क्या नीड होती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की, वो इसलिए जरूरी होती है ताकि जो एक रिसर्चर है ना, उसे मदद मिल सके कि आपकी समस्या जो है वो क्या है, ठीक है, हम उसको किस तरीके से हम उसका निवारण कर सकते हैं, ठीक है। गलत और पक्षपात से रिसर्चर जो होता है वो बचता है, यानी जो भी आपके रॉन्ग फैक्ट्स हैं,
ठीक है, या भी जो भी आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे यहाँ पे रिसर्चर बच सकता है। साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव जो है आपका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यहाँ पे रिसर्चर का डेवलप होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वो भी यही है, रिसर्चर को इसमें हेल्प मिलती है, जो भी उसकी समस्याएं होती है उसको जानने में मदद मिलती है। शोध में इसकी क्या आवश्यकता होती है कि जो भी आपकी कठिनाइयां होती है उसको दूर करने में सहायता मिलती है। ठीक है, शोध की जो भी प्रक्रिया होती है उसको ये प्रभावी बनाता है। नई रणनीतियों का भी ये क्या करता है, उपाय इसमें आपको बताता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल्स कौन सी होती है, जिसके अंदर आप जो भी रिसर्चर जो होता है ना वो आधुनिक चीजों से, यानी अभी रिसेंटली हमारे जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, ठीक है, चाहे आपकी जितनी भी तकनीकी उपकरण जो भी हैं, जब रिसर्चर इनका यूज करता है अपनी रिसर्च करते समय तो वो आपकी तकनीकी कौशल कहलाता है। अब रिसर्च में इसकी नीड क्या होती है कि जो भी आपका डाटा होता है ना उसको ये व्यवस्थित रूप से रखने में आपकी मदद करता है। ठीक है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे जो रिसर्चर जो होता है ना वो अपने सॉफ्टवेयर पे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो भी होते हैं वो अपने पास रख सकता है। ऑनलाइन जो भी उनकी जो रिसर्च होती है, उनकी जो भी मटेरियल होता है उसके पास प्रोवाइड होता है। ठीक है, और इससे उसकी रिपोर्ट तैयार करना आसान हो जाता है। वहीं हम बात करते हैं समय प्रबंधन कौशल की, यानी आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का मीनिंग है यहाँ पे जब रिसर्चर अपने समय का सही रूप से उपयोग करता है और उसी के अंदर वो जब रिसर्च कर रहा होता है तो वो उसको प्रभावी रूप से रिप्रेजेंट करता है, वही आपका समय प्रबंधन कौशल कहलाता है। अब इसकी रिसर्च में क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या नीड होती है कि जो भी आपका रिसर्च जो होती है ना, इससे आपका समय प्रबंधन कौशल से आपका जो रिसर्चर जो होता है, ठीक है, जो भी रिसर्चर होता है रिसर्च कर रहा होता है, समय प्रबंधन कौशल से उसका टाइम भी बचता है। ठीक है, उसका जो काम होता है ना वो डिसिप्लिन में चल रहा होता है और किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होती, ना कोई तनाव होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स। एक रिसर्चर के लिए ये स्किल क्यों जरूरी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो स्किल होती है ना वो सही समय पर सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करती है और रिसर्च के अंदर ये आपको सही मेथड चुनने में आपकी हेल्प करती है रिसर्चर की। ठीक है, और डेटा कलेक्शन जो आपका होता है उसके लिए भी ये उसे बताती है। शोध निष्कर्षों की व्याख्या भी इससे मिलती है। ठीक है जी, उसके बाद है आपका लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स। एक रिसर्चर के पास लीडरशिप और टीम वर्क स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि वो दूसरे के प्रोस्पेक्टिव को भी समझ सके। ठीक है, दूसरों के मार्गदर्शन को देने की भी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और समूह के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी टीम वर्क भी उसको आना चाहिए रिसर्चर को। अब रिसर्च के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो भी आपके ग्रुप्स होते हैं उनको काम में सहयोग मिलता है। शोध जो आपका होता है, रिसर्चर जो होता है वो टीम वर्क का सही क्या करता है, संचालन करता है। जो भी आपके सामूहिक निर्णय होते हैं, ठीक है, यानी जो भी आपके ग्रुप के डिसीजन होते हैं उससे भी आपको इसमें हेल्प मिलती है रिसर्चर को। उसके बाद है आपका एथिकल स्किल्स। एथिकल स्किल्स क्या होती है, यानी आपका नैतिक कौशल क्यों जरूरी होते हैं एक रिसर्चर के लिए, वो इसलिए जरूरी होते हैं ताकि वो जो भी रिसर्च कर रहा है उसकी रिसर्च में कितनी ईमानदारी है, कितनी ऑनेस्टी है, कितनी निष्पक्षता है, ठीक है, कितने नैतिक मूल्यों या हम कह सकते हैं मोरल वैल्यूज कितनी है उसकी रिसर्च में। तो इसके अंदर जब रिसर्च के अंदर अगर हम बात करें तो क्यों जरूरी होते हैं आपके नैतिक कौशल, क्योंकि जो आपकी रिसर्च जो है ना इससे आपकी ट्रस्टेबल बनती है, विश्वसनीय बनती है। ठीक है, जो भी आपका डाटा होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी नहीं जाती और साथ ही साथ आपके जो मोरल वैल्यूज जो है उसका भी इसमें पालन किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो भी आपकी रिसर्च होती है, रिसर्च जो आपके रिसर्च के जो वर्क होते हैं, शोध के जो कार्य होते हैं, उसमें जो अभी आपके कौशल होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपकी रिसर्च को एक व्यवस्थित रूप देती है, रिसर्च को प्रभावी बनाती है, जो भी आपके कंक्लूजन निकलते हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ाती है। जो भी रिसर्चर होता है उसके अंदर एक एबिलिटी को डेवलप करती है, नई इंफॉर्मेशन नवाचार को बढ़ाती है। ठीक है, शिक्षा की समस्या को समझने में हमारी मदद करती है। अब वहीं अगर हम वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता की बात करें, यानी वर्तमान समय में आपकी क्या प्रासंगिकता है, तो आज के समय में जो आपकी रिसर्च जो होती है ना वो इसलिए की जाती है ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो भी कंपटीशन जो है, तकनीकी डेवलपमेंट जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए की जाती है। और क्यों की जाती है, ताकि हमें ये पता चल सके जो भी आपकी शिक्षा के अंदर डिजिटल जो एजुकेशन है उसको समझना हमारे लिए इससे आसान हो गया। आधुनिक तकनीकें जो है उसका भी उपयोग करना हमें आ गया है। ठीक है, शोधकर्ता की इससे कार्य क्षमता बढ़ती है, यानी रिसर्चर की जो वर्क एबिलिटी है वो भी बढ़ती है और शिक्षा प्रणाली में भी सुधार लाया जा सकता है, यानी आपके एजुकेशन सिस्टम में भी हम एक सुधार ला सकते हैं। तो ऑल ओवर इसका कंक्लूजन क्या कहता है कि जो आपकी सामान्य कौशल स्किल्स है ना वो सिर्फ रिसर्च को ही नहीं बनाती। ठीक है, रिसर्च को ही क्या नहीं करती, आपके रिसर्च को ही एक हम कह सकते हैं रिसर्च की सफलता के लिए ही जरूरी नहीं होती, बल्कि आपकी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, उनको समझने में भी आपकी मदद करती है। इसके अंदर आपके अलग अलग वो दिए गए होते हैं, हम कह सकते हैं अलग अलग कौशल दिए होते हैं, जिसके अंदर अभी हमने ये सारी चीजों को डिस्कस करा। ठीक है, अलग अलग कौशल्स को जाना कि कौन कौन से एक रिसर्चर के पास कौन कौन से कौशल्स, कौन कौन सी रिसर्च होनी, मतलब कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो
इसलिए आपकी जो रिसर्च जो होती है ना वो की जाती है, इसलिए की जाती है ताकि आपकी जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए। टाइम टू टाइम अपडेट के साथ साथ आपका इसके अंदर हम कह सकते हैं कि आप जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्या को आसानी से समझ सकें, ठीक है, और उनको पता लगा सके कि हम किस तरीके से अपने टीचिंग मेथड्स को इफेक्टिव बना सकते हैं और किस तरीके से हम आगे अपनी शिक्षा के जगत में सुधार ला सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अब हम बात करते हैं आपका जो आपका ये है ना गिव अवे का क्वेश्चन जो है आपका वो अब आता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जो गिव अवे का जो क्वेश्चन है हम उसको जानते हैं। ठीक है, आप उसका आंसर बताइएगा कमेंट करके, और जिसने भी सबसे पहले आंसर करेक्ट बताया उस विनर को हम फ्री नोट्स देंगे। ठीक है, और विनर को जब अनाउंस करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ही अनाउंस करेंगे। तो स्टूडेंट, पहला प्रश्न ये है कि जो भी आपकी शिक्षा है, शिक्षा में नई जानकारी खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गिव अवे का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को पूरा पढ़ लेना। तो आपका प्रश्न ये है कि शिक्षा में नई जानकारी खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है जी, ये आपका प्रश्न है। शिक्षा के अंदर नई जानकारी को खोजने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, इसका आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जो भी हमारे लकी विनर होंगे उनको हम क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस कर देंगे। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, गिव अवे का प्रश्न था। आगे और भी प्रश्न आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। अब हम जानते हैं प्रश्न नंबर 4 को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 जो है आपका वो क्या है कि साहित्यिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो शोध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। वहीं ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि साहित्यिक समीक्षा के उद्देश्य और इंपॉर्टेंस को बताइए, महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी आपका जो लिटरेचर रिव्यू जो है आपका रिसर्च के अंदर वो क्या होता है। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो किसी भी विषय से संबंधित जो भी आपके पास पहले के हम कह सकते हैं पहले जो चीजें आपके पास उपलब्ध होती है ना, चाहे वो आपकी पुस्तक हो, शोध पत्र हो, लेखा जोखा हो, रिपोर्ट हो, पत्रिकाएं हो, ये सारे के सारे जब हम इनका अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, साहित्यिक समीक्षा कहलाती है, यानी लिटरेचर रिव्यू आपका ये कहलाता है। तो एक रिसर्चर को ये समझने में मदद करता है, जो भी आपका लिटरेचर रिव्यू होता है वो मदद करता है कि वो किस तरीके से निष्कर्ष निकालेगा, किन क्षेत्रों के अंदर आवश्यकता पड़ सकती है इन सारे लिटरेचर्स रिव्यू की। ठीक है, तो मैंने आपको इसका मीनिंग बता ही दिया है कि साहित्य समीक्षा वे प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो आपके शोधकर्ता जो होते हैं ना, वो किसी भी विषय से संबंधित जो भी उनके पास सामग्री उपलब्ध होती है उनका जब वो गहन अध्ययन करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, साहित्यिक समीक्षा कहलाता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी हुआ है व्यू, इसमें इमेज के अंदर आप देख भी सकते हैं कि स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू आपके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद सर्च द लिटरेचर, फिर डीप द आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद सर्वे द लिटरेचर, उसके बाद फिर आपका राइटिंग द रिव्यू। इस तरीके से जो आपका पूरा प्रोसेस होता है वो चलता है। तो उदाहरण के लिए अगर हम इसे छोटे से एग्जांपल से समझे कि कोई भी आपका शोध करता है, ठीक है, कोई भी रिसर्चर है, वो जानना चाहता है कि जो भी आपकी विद्यालय शिक्षा है, स्कूली एजुकेशन जो है, उसके अंदर डिजिटल तकनीक का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इस विषय से संबंधित जितने भी उसके पास पुस्तकें होंगी, शोध पत्र होंगे, यानी रिसर्च पेपर जो होंगे, रिपोर्ट्स होगी, उन सबका वो क्या करेगा, स्टडी करेगा। ठीक है, उन सबको पढ़ेगा, जानेगा। इससे उसकी जो जानकारी जो उसे मिलेगी ना, फिर एंड में जो उसका निष्कर्ष होगा फिर वो उससे निकालेगा, आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका उद्देश्य। जो भी आपके लिटरेचर रिव्यू जो होते हैं ना, इनका उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं जिस भी विषय के अंदर, उसके लिए आपको एक स्पष्ट समझ आपके अंदर होनी चाहिए। जो भी आप शोध कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको पहले से है या नहीं है, जो भी रिसर्च कर रहे हैं या नहीं, आपको जानकारी है या नहीं है। ठीक है, रिसर्चर को पता होना चाहिए कि रिसर्च के टाइम पे जो भी आपकी समस्या है वो ही क्या पहचान करने में ही मदद करता है। यानी आपकी लिटरेचर रिव्यू जो होता है ना, वो किसी भी रिसर्च को करते समय आपकी प्रॉब्लम पहचानने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, उपयुक्त जो आपकी रिसर्च होती है उसके लिए
आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि अपना सकते हैं, ये भी कौन बताता है? आपका साहित्यिक समीक्षा यानी आपका लिटरेचर रिव्यू बताता है। यानी आप रिपीट करने से बचते हैं। लिटरेचर रिव्यू हमें ये भी बताता है कि जो पहले से हमने रिसर्च में जो मेथड को यूज करा है उसे दोबारा ना दोहराएं। ठीक है, परिकल्पना निर्माण में भी हेल्प करता है, यानी बार बार अपनी परिकल्पना को तैयार करने में भी आपकी मदद करता है। जो भी आपकी रिसर्च होती है उसको ऑनेस्ट बनाता है, विश्वसनीय बनाता है, ठीक है, रियलेबल बनाता है। अब हम बात करते हैं साहित्यिक समीक्षा के महत्व की। तो ये क्या करता है? आपकी रिसर्च को एक सही डायरेक्शन देता है, ज्ञान में वृद्धि करता है, टाइम और रिसोर्सेज को बचाता है, शोध जो भी आपकी शोध जो है, जो भी आपकी रिसर्च है उसकी क्वालिटी में भी ये सुधार करता है। साथ ही साथ आपके जो भी तथ्य होते हैं, ठीक है, जो भी आप फैक्ट्स निकालते हैं उसमें भी आपकी हेल्प करता है। उसके बाद है आपका जो भी आपकी रिसर्च है उसके अंदर आपका लिटरेचर रिव्यू की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं। तो आपका लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो आपकी रिसर्च के अंदर इसलिए जरूरी मानी जाती है क्योंकि ये जो होता है एक रिसर्च की एक फाउंडेशन होती है, एक नींव होती है। ठीक है, इसके बिना हमारी रिसर्च अधूरी मानी जाती है। तो एक रिसर्चर को पता होना चाहिए कि जिस भी विषय पे वो काम कर रहा है, जिस भी विषय की समस्या पे जो भी काम कर रहा है, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी सीमाएं, उसकी संभावनाएं, इन सब की जानकारी आपको कौन देता है? साहित्यिक समीक्षा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में, ठीक है, जो आपकी ऐतिहासिक उससे संबंधित था। ठीक है, रिसर्च डिजाइन पढ़ा था ना हमने अभी, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन। तो उसके अंदर आपका जो रिसर्च रिव्यू लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो आपकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? अगर आपको पास्ट की चीजें जाननी है कि बीते कुछ सालों में क्या हुआ था, या पिछले जो आपके ऐतिहासिक काल जो है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो साहित्यिक समीक्षा होगी ना, साहित्यिक समीक्षा का मीनिंग ही यही है कि जो भी आपको जो भी समस्या है उससे संबंधित आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी रिसोर्सेज है, उस समस्या की जानकारी जानने के, चाहे वो आपके क्या हो, चाहे आपकी वो बुक्स हो, चाहे वो आपके पास रिपोर्ट्स हो, चाहे वो आपके पास कोई भी एक डाटा हो। ठीक है, तो साहित्यिक समीक्षा का मीनिंग यहाँ पे यही है कि जब भी हम किसी भी रिसर्च को करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, जो कलेक्शन जो होता है, चाहे वो रिपोर्ट के रूप में हो, चाहे वो आपका बुक्स के रूप में हो, चाहे वो आपकी पत्रिका हो यानी आपकी मैगजीन के रूप में हो, वही आपका क्या कहलाता है? साहित्य समीक्षा कहलाता है। और यही हमारी मदद करता है, एक रिसर्चर की मदद करता है सही परिणाम तक पहुंचने में। ठीक है, अब हम इसके ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन अंत में क्या कहता है? ठीक है, निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष ये कहता है कि जो आपकी लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो आपकी रिसर्च में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? कि जो आपके रिसर्चर जो होते हैं, इससे उन्हें पता चलता है कि किस विषय में कैसी समझ उन्हें विकसित करनी है, सही समझ विकसित करनी है। ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस जो रिसर्चेज है उनकी जानकारी उसे मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो डायरेक्शन देते हैं अपनी रिसर्च को। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हेल्प करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मिलके जो आपकी लिटरेचर रिव्यू जो है वो एक रिसर्चर की हेल्प करती है सही रिसर्च करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। अब मैंने जो भी आपको ऊपर समझाया था, ठीक है, अलग अलग जो हमने विधियां पढ़ी थी रिसर्च की, शोध की जो विधियां पढ़ी थी, कौन सी थी? गुणात्मक और मात्रात्मक पढ़ी थी और मिश्रित पढ़ी थी। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये तीनों विधियों के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये जो तीनों विधियां हैं इसकी कंपैरिजन कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, कि ये सिमिलर है या अलग अलग है, या इनकी बीच का अंतर क्या है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रो देंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ये आप बताएंगे कि रिसर्च के अंदर आपकी जो भी विधियां जो होती है क्यों उपयोग की जाती है, ताकि आपकी जो रिसर्च है वो एकदम इफेक्टिव बने, प्रभावी बने। ठीक है, सही कंक्लूजन आपको मिल सके, सही निष्कर्ष मिल सके। उसके बाद आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसे पढ़ ही लिया था। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ हमने पढ़ लिया था, क्वांटिटिव और क्वालिटिव रिसर्च के बारे में हमने जाना था। या फिर आप यहाँ से ना इमेज को देख के भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड करी है इंग्लिश में भी, ताकि आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं ना हिंदी के अंदर जो हमें हिंदी में याद नहीं होते लेकिन इंग्लिश में बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करके आपके लिए एक इमेज जनरेट करी है। ठीक है, जिसका मीनिंग आप यहाँ पे समझ सकते हैं और इसके कॉमन रिसोर्सेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के। और ये तो हम पहले डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। जो आपकी गुणात्मक रिसर्च होती है वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है ताकि आप अपनी रिसर्च के सही डायरेक्शन तक पहुंच पाए। और ये जो होती है एक व्यक्ति के अनुभव और उसके विचारों पर आधारित होती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मात्रात्मक जो आपकी रिसर्च जो होती है ये किस पे बेस्ड होती है? ये आपकी डाटा बेस्ड होती है। ठीक है, जिसमें आपकी संख्याओं को, डाटा को और आपका नंबरिंग जो एनालाइज जो है, सांख्यिकीय विश्लेषण जो है, ये उसके आधार पर होती है। फिर अगर हम बात करें मिक्स रिसर्च की, तो इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर दोनों विधियां आपकी आती है, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। और इसके अंदर आपका एक तार्किक जो निष्कर्ष होता है उसको निकाला जाता है। या फिर आप इस तरीके से टेबल से भी दोनों को पढ़ सकते हैं, अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि तीनों की तीनों जो शोध के अंदर जो आपकी जो विधियां हैं वो महत्वपूर्ण है, ये हमें मदद करती है किसी भी विषय को गहराई से समझने में, किसी भी समस्या का समाधान करने में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको गिव अवे का एक और प्रश्न आपसे पूछती हूँ। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। गिव अवे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि संग्रहण की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है। ठीक है, यानी जो मैं अभी बार बार आपको बोल रही हूं संग्रहण, ठीक है, संग्रहण जो है इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। संग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है जी, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, संग्रहण की प्रक्रिया आपको बतानी है, संग्रहण की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो है प्रश्न नंबर 6, जिसके अंदर हम जानेंगे जो आपके मात्रात्मक आंकड़े जो होते हैं, ठीक है, उसको हम किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उसकी व्याख्या किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी क्वालिटी होती है। या फिर आप इसको ना ऐसे भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो भी आपके पास ना डेटा है, डेटा प्रस्तुतिकरण यानी डेटा को रिप्रेजेंट करने के आपके कौन कौन से तरीके होते हैं। तो देखो आपकी रिसर्च के अंदर जो डाटा जो होता है ना, ठीक है, सॉरी मैंने डेटा बोल दिया डाटा होता है। ठीक है, डाटा जो होता है ना वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपकी रिसर्च के अंदर। तो किसी भी रिसर्च को करते समय ना सफलता इस बात पे निर्भर करती है किसी भी रिसर्च की कि उसके पास कितना जो डाटा जो है वो कितना है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण कितना है, किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आपके मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव डाटा इसके अंदर आपका आता है। ठीक है, मात्रात्मक आंकड़े होते हैं जिनको हम संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर हम इसके मुख्य भाग की बात करें तो यहाँ पे मैंने इमेज में दिया हुआ है, आप इमेज से आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यहाँ पे आपको दिया गया है, दो टाइप यहाँ पे आपके दिए गए हैं, ग्राफिकल और ट्यूबुलर। ठीक है, जो आपका ट्रेबुलर जो टाइप है इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। जो आपका ग्राफिकल होता है इसके अंदर मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पेडोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, बार चार्ट आता है, पिक्टोग्राम आता है, पाई चार्ट आता है, मैप जो आपका डायग्राम होता है वो आता है। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन चीजों के थ्रू। ठीक है, इस टाइप्स के थ्रू हम अपने जो भी हमारी रिसर्च के अंदर जो डाटा होता है हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके तरीके मैंने आपको बताई दिए। प्रेजेंटेशन जो आपका टेक्सचुअल जो प्रेजेंटेशन जो होता है यानी पाठ्य प्रस्तुतिकरण होता है वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये सबको इसमें डीपली बताया गया है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम इसके निष्कर्ष को सीधा समझते हैं। आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि जो आपका पाई चार्ट होता है वो किस तरीके से उसमें डाटे को रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाकी आपके उसको जो हिस्टोग्राम है, पिक्टोग्राम है, उस पे ग्राफ पे किस तरीके से डाटे को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है आपका निष्कर्ष, इसका क्या कहता है, जो भी आपके मात्रात्मक आंकड़े जो होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करना, व्याख्या करना, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके पार्ट्स होते हैं एजुकेशन के, सॉरी एजुकेशनल रिसर्च के। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से जो रिसर्चर होता है वो अपने जो भी उसका पास डाटा होता है उसको स्पष्ट रूप से दिखाता है, व्यवस्थित रूप से सीक्वेंस वाइज दिखाता है, साइंटिफिक रूप से दिखाता है, चाहे वो आपके पाठ्य हो, चाहे आपकी सारणीबद्ध हो, चाहे चित्रात्मक हो, चाहे आलेखीय प्रस्तुतिकरण हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके निष्कर्ष जो आपका निष्कर्ष जो कहता है वो ये कहता है कि आपका जो वो है ना, जो आपकी रिसर्च जो है वो इसी तरीके से फिर आपकी इफेक्टिव बनती है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी रिसर्च के अंदर एक विश्वसनीयता क्वालिटी बनती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की, जो है आपका प्राचलिक और अप्राचलिक डाटा यानी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक डाटा कौन सा होता है। ठीक है, इसका हमें संक्षिप्त वर्णन करना है, या फिर आपसे ये इस तरीके से भी पूछ सकता है कि निर्वंश विज्ञानी यानी आपका एंथ्रोग्राफी क्या होती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट जो होता है रिसर्च के अंदर वो क्या होता है। तो देखो जो भी हमारी रिसर्च होती है ना उसके अंदर ना हमें अपना जो भी डाटा होता है, जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी व्यवहारिक सामाजिक व्यवहार जो होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो एक शोधकर्ता को विभिन्न प्रकार के डाटे को एक साथ रखने में बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इसलिए उसने क्या करा, डाटे को ना दो टाइप में डिवाइड कर दिया, आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में रिसर्चर ने क्या बोला कि जो भी आपका होगा ना इसके अंदर डाटा पैरामेट्रिक के अंदर, आपका इसमें सिंपल आपके 1 इसके अंदर आपको सैंपल देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपके टेस्ट 1 टेस्ट 2 आएगा, और 2 सैंपल में देखें अगर हम तो इसके अंदर आपके ग्रुप्स होंगे, टेस्ट होंगे।
और पेयर सैंपल में देखें तो पेयर आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका पैरामेट्रिक डाटा जो है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नॉन पैरामेट्रिक जो होता है उसमें आपकी चेकलिस्ट बनती है, ठीक है, फिर आपका केएस बनता है, रनिंग टेस्ट होता है। इस तरीके से उसको 1 सैंपल में रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 सैंपल में आपका इसमें आपकी चेकलिस्ट बनती है, ठीक है। मतलब वही सारी चीजें हैं जो हमने 1 स्टेप में पढ़ी है। तो इस तरीके से जो रिसर्चर होता है ना वो अपने डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जो रिसर्च जो है उससे वो उसमें सरलता आ सके। उसके बाद जो है आपका वो है निर्विज्ञानीय, यानी आपका एंथ्रोग्राफी जो है रिसर्च के अंदर, ये भी क्या है जो हमने भी पढ़ी है ना, गुणात्मक शोध, यानी आपका क्वालिटिव, ठीक है। क्वालिटिव रिसर्च जो पढ़ी है ना, क्वालिटिव रिसर्च का ही एक क्या है, ये एक मेथड है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपके समुदाय होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, जो कल्चर्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल्स होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी आपने देखा होगा ना, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम जानते हैं कि कितने समुदाय के लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये जो रिसर्च हमें पता चलती है ना, ये जो कंक्लूजन हमें पता चलता है, ये हमें क्वालिटिव तो आपका मात्रात्मक होता है, ठीक है। क्वालिटिव जो आपकी गुणात्मक शोध जो होती है ना, वो इसके इस टाइप से पता चलता है, निर्वंश विज्ञान से, ठीक है। तो इसके अगर हम मुख्य भाग की बात करें, तो अगर हम प्राचलिक डाटे की बात करें तो ये कैसा होता है, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा होता है, जिसके अंदर आपका मेन जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उसको डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी क्लास है, क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स है उनके जो रिजल्ट आए हैं, जो मार्क्स जो आए हैं, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट माना जाएगा, ठीक है, उनको दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका नॉन पैरामेट्रिक डाटा। इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी मार्डियन के थ्रू, या हम कह सकते हैं किसी मोड के थ्रू हम जब दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स है, उनका इंटरेस्ट दिखाना है, वो सेटिस्फाई है या नहीं है, अगर हम इन सारी चीजों की स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या है, आपका एक अप्रचलित डाटा है। तो अप्रचलित डाटा की विशेषताएं भी यहाँ पे दी गई है आपको, कि ये कैसा होता है, एकदम सामान्य वितरण पालन करता है। इसमें आपकी माध्यक या बहुलक आपके होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी सैम्पलिंग भी उपयोगी होते हैं, और आपकी जो क्वालिटी जो आपका डाटा होता है इसमें उसको भी लाया जाता है। तो अगर हम नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक डाटा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मैंने टेबल के थ्रू आपके लिए इजी कर दिया है, आप इसको पढ़ेंगे तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा। वहीं अगर हम एंथ्रोग्राफी की बात करें, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्वालिटिव रिसर्च जो होती है उसका ही एक मेथड होता है, जिसके अंदर हम किसी भी एक समुदाय के बारे में, यानी आपकी कम्युनिटी के बारे में पता लगाते हैं, उस समूह के बारे में पता लगाते हैं, उसकी संस्कृति के बारे में पता लगाते हैं, वही आपका एंथ्रोग्राफी कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिसर्चर है वो जानना चाहता है कि कितनी ट्राइब्स जो आपकी जनजातियां समूह जो है, ठीक है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनकी जीवन शैली कैसी है, इन सब के बारे में अगर वो डिस्कस करना चाहेगा, जानना चाहेगा, स्टडी करना चाहेगा, तो वो कौन सी रिसर्च कहलाएगी, आपकी एंथ्रोग्राफी रिसर्च आपकी कहलाएगी, जो आपकी क्वालिटिव रिसर्च का ही एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद इसकी विशेषताएं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि जो आपकी जो क्वालिटिव यानी जो विशेषता क्या कहती है एंथ्रोग्राफिक रिसर्च की, कि ये आपका क्वालिटिव रिसर्च की ही एक मेथड है, जिसमें आप सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से स्टडी करते हैं। रिसर्चर जो होता है वो ज्यादातर उस ग्रुप्स के साथ टाइम स्पेंड करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, गहन जानकारी और विस्तृत अध्ययन करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एंथ्रोग्राफी रिसर्च की, कि इससे ना हमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की कल्चर के बारे में हमें मदद मिलती है, ठीक है, उसके सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन हमें मिलता है, और जो भी आपकी रिसर्च जो होती है ना उसके अंदर एक गहराई हमें मिलती है, एक विश्वसनीयता मिलती है। तो ऑल ओवर कंक्लूजन क्या कहता है, जो भी आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक जो डाटा होता है, ये क्या कहता है, ये आपकी रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम जो भी हमारे पास डाटा होता है उसका हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है। और जब ये आपका निर्विज्ञानीय सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन में एक आपकी महत्वपूर्ण ये विधि कहलाती है, ठीक है, यानी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी समुदाय की संस्कृति के बारे में, उसकी जीवन शैली को जानने के बारे में हम इस रिसर्च को करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो है आपका साहित्यिक समीक्षा करने की रणनीतियां और साहित्यिक समीक्षा में आने वाली चुनौतियां कौन सी है। साहित्यिक समीक्षा भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो भी आपका लिटरेचर रिव्यू होता है, यानी जो भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं उसके बारे में जो आपके पास रिटन इन्फॉर्मेशन जो होती है, चाहे वो आपकी बुक से रिलेटेड हो, ठीक है, एक सेकेंड, जो आपकी रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, रिटन इन्फो जो आपकी होती है वो आपकी किस में आती है, साहित्यिक समीक्षा में आती है, यानी आपका लिटरेचर ऑफ रिव्यू के अंतर्गत आता है। जो भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं उस समस्या के बारे में इससे
आपको क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो हमें यही बताना है कि जो आपकी साहित्यिक समीक्षा जो है, लिटरेचर रिव्यू के अंदर आने वाली कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। वही ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो आपका लिटरेचर रिव्यू जो है उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी रिसर्चर होता है जब वो रिसर्च करने जा रहा होता है तो उसके पास की जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिसर्च पेपर हो, चाहे वो आपके लेखा जोखा हो, चाहे रिपोर्ट्स हो, तो ये जब इन सब चीज़ों का जब वो स्टडी करता है ना, रिसर्चर जब एनालाइज करता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। ठीक है, पहले भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, स्टेप्स इसके कौन कौन से होते हैं इसको जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमेज में आपको दिखाया हुआ है। इसमें सबसे पहले एक रिसर्चर क्या करता है, टॉपिक को सिलेक्ट करता है, फिर वो सर्च करता है कि कौन सा लिटरेचर इसके लिए बेस्ट होगा, डीपली इसमें आर्ग्यूमेंट करता है वो। ठीक है, और रिसर्च जो आपका सर्वे जो है, सर्वे को भी आपका इससे रिसर्च से जोड़ता है। ठीक है, और राइट इन्फॉर्मेशन में भी वो बनाता है। तो साहित्यिक समीक्षा की रणनीतियां जो आपकी होती है ना, वो इस तरीके से चलती है कि आपकी जो रिसर्च जो है उसको एक उसका विषय चुनने में आपकी मदद करती हैं। ठीक है, यानी आपकी रिसर्च को एक सही विषय चुनने में आपकी रिसर्चर की मदद करती है। वो समझ पाता है कि समस्या कहाँ पर है, किस चीज़ के बारे में हमें रिसर्च करनी है। ठीक है, क्लियरिटी देती है, विश्वसनीयता बनाती है। ठीक है, जो भी आपको साहित्यिक समीक्षा मिलती है, जो भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, चाहे वो बुक हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बुक्स हो, आपके शोध पत्र हो, पत्रिकाएं हो, वेबसाइट्स हो, ये सब मिलकर क्या करती है, रिसर्चर को एक सही डायरेक्शन देती है। ठीक है, मुख्य कीवर्ड्स भी मिलते हैं, यानी जो भी रिसर्चर जो होता है उससे संबंधित उसे क्या मिलते हैं, कीवर्ड्स भी मिलते हैं। नोट्स तैयार करने में रिसर्चर की ये हेल्प करती है साहित्यिक समीक्षा। ठीक है, तुलना करने में भी रिसर्चर की ये हेल्प करती है। साथ ही साथ आलोचनात्मक विश्लेषण की अगर हम बात करें तो ये क्रिटिकल एनालाइज करने में भी रिसर्चर की हेल्प करती है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी इससे बहुत अच्छे से होता है। तो वहीं अगर हम इसके चरणबद्ध तरीके की बात करें तो क्या करता है, वही सारी चीजें सेम है इसके अंदर कि आपको जो भी शोधकर्ता होता है, रिसर्चर होता है, उसको सही विषय का जानने के लिए चयन करने में मदद करता है। ठीक है, सामग्री का चयन करने में मदद करता है, वर्गीकृत करने में मदद करता है। तो इस तरीके से आपका सेम ही पॉइंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका साहित्यिक समीक्षा में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी है। अब इसको हम समझते हैं ध्यान से। देखो, जो भी आपके लिटरेचर होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें उनसे नहीं मिल पाती एक रिसर्चर को। तो कई बार रिसर्च के टाइम पे ना जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी विषय होता है, उसके संबंधित हमें सही जानकारी, सही मटेरियल हमारे पास रिसर्चर के पास उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या अधिक जानकारी की समस्या, यानी जो भी रिसर्चर होता है उसे क्या पता, जो भी हमारी साहित्यिक समीक्षा, जो भी लिटरेचर हमें मिला है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू जो मिला है, उससे हमें कम जानकारी मिल रही हो, अधिक जानकारी ना मिलने की समस्या हो सकती है, समय की कमी हो सकती है। विश्वसनीयता स्रोतों पर आधारित होती है, यानी प्रमाण उसके अंदर होना चाहिए, प्रामाणिक होने चाहिए वो स्रोत। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपका जो डेटा की जो विश्लेषण जो है वो भी कठिन होने में आपकी ये मदद करता है। ठीक है, डेटा का विश्लेषण कठिन भी इसके अंदर होता है। और साथ ही साथ इसमें आपका जो भाषा संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी क्या है, हमारी लिटरेचर रिव्यू के अंदर जितनी भी आपकी साहित्यिक समीक्षा की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, वो सब होती है। अब हम इसकी बात करते हैं महत्व की। ठीक है, महत्व की अगर हम बात करें तो जो भी आपका लिटरेचर रिव्यू जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि एक रिसर्चर को ना ये एक सही डायरेक्शन देती है, शोधकर्ता को एक सही दिशा देती है। जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो एकदम फैक्टली होती है। ठीक है, इफेक्टली होती है। और साथ ही साथ जो भी आपकी रिसर्च के टाइम पे जो भी समस्याएं होती है उसको भी एक क्लैरिटी देती है। तो इसी तरीके से जो आपकी चुनौतियां जो है वो हमने जानी, और साथ ही साथ आपकी लिटरेचर रिव्यू के जो भी हम कह सकते हैं जो भी आपकी इंपॉर्टेंस है, महत्व जो है, उसको जाना। तो ऑल ओवर इस क्वेश्चन के हम कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो एंड में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी आपकी लिटरेचर रिव्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी आपकी रिसर्च जो होती है उसको एक इफेक्टिव भी बनाता है। ठीक है, प्रभावी भी बनाता है, और साथ ही साथ आपका एक साइंटिफिक रूप भी इसको देता है। तो ये था प्रश्न नंबर 8। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे ये पूछा गया है कि जो भी आपकी रिसर्च जो होती है उसके अंदर जो नैतिकता जो होती है, ठीक है, मोरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना, और साथ में ये भी बताना है कि जितनी भी आपकी रिसर्च के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, जो गतिविधियां होती है, वो क्यों जरूरी होती है। या फिर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो भी आपकी रिसर्च होती है उसमें जो आपके एथिकल इश्यूज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी नैतिक मुद्दे आपके कौन से होते हैं। तो अगर हम इसके इंट्रो की बात करें, परिचय की बात करें, तो इंट्रो में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि रिसर्च के अंदर रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके अंदर एथिकल्स जो आपकी वैल्यूज जो होती हैं, या हम कह सकते हैं एथिकल्स इश्यूज जो होते हैं, जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं, नैतिक मुद्दे जो होते हैं, आप उसको
एक डीपली एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि जो भी आपके शोध नैतिकता जो होती है, यानी आपकी रिसर्च के अंदर जो आपकी एथिकल इशू जो होते हैं, जो मीनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब भी बताएंगे। और साथ ही साथ आप उदाहरण बताएंगे। अब हम बात करते हैं सीधा इसके सिद्धांत के लिए, ठीक है। जो आपके एथिकल इश्यूज के जो प्रिंसिपल्स है वो कौन कौन से हैं, यानी आपके जो रिसर्च जो है उसके अंदर आपके मेन प्रमुख जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। यानी आपकी जो रिसर्च होनी चाहिए वो एकदम ऑनेस्टी बेस्ड होनी चाहिए, यानी ईमानदारी होनी चाहिए। रिसर्चर को ये देखना चाहिए जो भी वो फैक्ट्स ऐड कर रहा है, जो भी वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है रिसर्च के अंदर, वो गलत तो नहीं है या फिर वो झूठे तो नहीं है। तो इसके अंदर ना आपकी एक ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, निष्पक्षता भी होनी चाहिए। यानी जो भी रिसर्चर जो होता है ना, रिसर्चर जो होता है उसको पता होना चाहिए जो भी वो रिसर्च कर रहा है उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है, गोपनीयता भी होनी चाहिए यानी कॉन्फिडेंटल भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपकी इन्फॉर्म्ड इसके अंदर एक कंसर्ट होना चाहिए, यानी जो भी आपका रिसर्चर जो है उसे पहले से अनुमति लेनी जरूरी होती है जो भी वो रिसर्च कर रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपकी जितने भी नैतिक जो आपके सिद्धांत है उनके अंदर। उसके बाद है जो भी आपके एथिकल इश्यूज जो होते हैं रिसर्च के अंदर वो क्या हो सकते हैं कि जो भी अभी तक हमने अपना लिटरेचर रिव्यू जो था हमारा जो भी कलेक्ट करा वो चोरी हो सकता है, यानी दूसरों के विचार या हमारी जो भी हमारे पास मटेरियल है वो किसी और के नाम से भी प्रस्तुत हो सकते हैं। गलत जो आपका डाटा जो है, गलत आंकड़ों का इसमें यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर गोपनीयता का भी उल्लंघन हो सकता है, बिना अनुमति के भी हो सकता है, और बाइसेस यानी आपका पक्षपात भी इसके अंदर हो सकता है। और इसके साथ साथ आपका जो भी पार्टिसिपेशन होते हैं रिसर्च के टाइम पे, प्रतिभागी जो होते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो ये सारे क्या है आपके एथिकल इश्यूज है रिसर्च के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी रिसर्च जो होती है उसके लिए रिसर्च में जो आपकी नैतिकता की जो आवश्यकता होती है वो क्यों होती है, ठीक है। यानी आपके मोरल नीड्स क्यों होनी चाहिए रिसर्च के अंदर और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सभी पॉइंट को आपको ना शॉर्ट में दिया गया है, ठीक है। आप इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि शोध की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आपको नैतिकता का पालन करना जरूरी होता है, ठीक है। प्रतिभागियों के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा के लिए भी होता है, और शोध की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यानी आपकी जो रिसर्च है उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूवमेंट करने के लिए, बनाने के लिए ये होना चाहिए। जो भी आपके सामाजिक हित है उनकी रक्षा भी इसमें होनी चाहिए, और आपको बचना चाहिए किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से। तो ये सारी चीजें इसमें जरूरी होती है। ऑल ओवर इसके कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी प्रश्न में लिखना। तो कंक्लूजन क्या कहता है कि कंक्लूजन ये बोलता है जो भी आपकी रिसर्च है ना उसके अंदर आपकी जो भी एथिकल्स जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि एक रिसर्चर को ना ईमानदार होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए उसके अंदर, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। जो भी वो काम कर रहा है वो सारी चीजें इस तरीके से होनी चाहिए, और साथ में आपका जो भी एथिकल जो इश्यूज जो है उसका भी उसे समाधान करना बहुत आसानी से आना चाहिए। तो ये था आपका एथिकल इश्यूज वाला प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 जो है उस पे बढ़ने से पहले जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है गिव अवे का, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है गिव अवे का वो ये रहने वाला है, वो भी आपका इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाला है। इसमें हम जानेंगे कि जो आपकी जो प्रश्नावली जो होती है रिसर्च के अंदर जो आपकी क्वेश्चन आंसर जो होता है रिसर्चर जो तैयार करता है, ठीक है। गिव अवे का तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि प्रश्नावली जो आपकी होती है, ठीक है, प्रश्नावली जो होती है वो क्यों तैयार की जाती है। ठीक है, इसके अंदर गिव अवे का लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि प्रश्नावली जब हम तैयार करते हैं, एक रिसर्चर जब एक क्वेश्चनरिंग तैयार करता है तो क्यों जरूरी होती है रिसर्च के अंदर, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको जानते हैं। देखो जो लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा ना वो शॉर्ट नोट पे आएगा, यानी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। वो उसके अंदर आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है। एग्जामिनर आपको दे सकता है, होगा वो आपका रिसर्च से रिलेटेड ही, ठीक है। फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है, अनुसंधान अखंडता, यानी आपकी रिसर्च की जो इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने के लिए एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। या फिर एक कार्यात्मक अनुसंधान, यानी जो आपकी एक्शन रिसर्च जो होती है वो क्या होती है। या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो भी आपकी रिसर्च जो होती है उसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी की क्या क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, ये बता सकते हैं, ठीक है। और क्रॉस कल्चर डायनेमिक जो आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं रिसर्च के अंदर। तो इस तरीके से ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इंट्रो देना है,
ठीक है। इंट्रो के बाद आपको मेन जो आपका प्रश्न में पूछा गया है वो सारी चीज़ें बतानी है, यानी आपको बताना है रिसर्च इंटीग्रिटी आपका क्या होता है। अनुसंधान अखंडता का मीनिंग यही होता है कि जब भी आप रिसर्च करते हैं आपकी रिसर्च के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी यानी आपकी पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, और जितने भी आपके एथिकल वैल्यूज जो है यानी नैतिक मूल्य जो है उनका भी पालन इसमें होना चाहिए। अब इसकी विशेषता क्या होती है कि ये आपकी रिसर्च को ना ईमानदार बनाती है, ठीक है। जो भी आपका लिटरेचर रिव्यू जो होता है उसको चोरी होने से बचाती है, ठीक है, यानी आपकी साहित्यिक चोरी से आपको बचाती है। निष्पक्षता इसमें होती है, ठीक है, मतलब चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो, यानी आपका बाइसेस ना हो। और इसके अंदर एक गोपनीयता भी इसमें बनी रहती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये आपकी शोध को और भी ज़्यादा ट्रस्टेबल बनाती है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाती है, और समाज के अंदर भी आपका जो रिसर्च जो होती है उसका विश्वास बढ़ता है। एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी व्यवहारिक समस्या का समाधान ढूंढते हैं, चाहे वो आपकी शिक्षा से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, या फिर आपका प्रशासन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप शॉर्ट जो है शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। फिर आता है आपका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी अनुसंधान में आपकी जो प्रौद्योगिकी है उसकी क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई है। तो ऑल ओवर इसका कंक्लूजन आप इस तरीके से ही लिखेंगे, पॉइंट वाइज सभी आंसर्स आप लिखेंगे, ठीक है, विशेषताएं बताएंगे अपनी, और कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी आंसर लिखें उसको डीपली एक्सप्लेन करें, ठीक है। किसी भी तरीके से आपका जो आंसर जो है उसको आपको लॉन्ग करके लिखना है, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके एजुकेशनल इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिजल्ट के ऊपर टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको सभी को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के जो चांसेस है वो हाईली चांसेस है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसे ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। और ये याद रखना है आपको, जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे वेबसाइट से आप इसको परचेज कर सकते हैं नोट्स को, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, हर वीडियो में जैसा अभी तक होता आया है, मैंने आपसे गिव अवे के जो क्वेश्चन पूछे हैं बीच बीच में से, वो क्वेश्चन हमारे जो भी 3 लकी विनर्स होंगे उनको हम सिलेक्ट करके अपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो आप वहाँ से उन्हें चेक कर सकते हैं और फिर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो है हम प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।